चीज तो हर पाता, वो ट्रस्ट फैक्टर आपको खुद पहले लाना होगा। और ट्रस्ट कैसे लाते हैं? पॉजिटिविटी के साथ लाते हैं। तो मेरा पहला टिप यही है कि आप कोई भी कॉन्वर्सेशन में अगर जा रहे हो, आप किसी से भी बात करने के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ी सी पॉजिटिविटी और एक बहुत बड़ी मुस्कान यानी कि स्माइल आपको कॉन्वर्सेशन में जरूर लाइए। अगर आप खुद को किसी से इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ऐसे मत कहना कि हेलो मेरा नाम है रणवीर, ऐसे कहना हेलो मेरा नाम है रणवीर, क्योंकि मुस्कान से ही वार्मथ आती है, पॉजिटिविटी आती है। आप किसी से भी अगर बात कर रहे हो तो उनके साथ स्माइल करने का फायदा होता है कि आप उनको अपने आप में ट्रस्ट डलवा रहे हो और पॉजिटिविटी ला रहे हो कॉन्वर्सेशन में। यही है मेरा पहला टिप कि अगर आप कोई अनजान इंसान से बात कर रहे हो तो जरूर पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के समय जरूर स्माइल करना। दूसरा बहुत जरूरी टिप है अपनी बॉडी लैंग्वेज। आपको बहुत लोगों का कंट्रोल उनकी का नहीं है। आपको यह जानना चाहिए कि बहुत ही आपके माइंड को कंट्रोल करती है, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। हर सिचुएशन में आपके माइंड को आपकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए। ज्यादातर इस गुरु अपने आर्म्स फोल्ड करते हैं, फिर दूसरों को ऐसे लगता है कि आप वो कॉन्वर्सेशन में कंफर्टेबल नहीं हो, ओपन नहीं हो, आप उनसे दोस्ती नहीं बनाना चाहते हो। तो सिचुएशन में ये क्लोज बॉडी लैंग्वेज मत रखना, अपने आर्म्स को फोल्ड मत करना, अपने आर्म्स को अपने शरीर के पीछे मत रखना। और ये भी याद रखो कि जब आप किसी से बात कर रहे हो अपनी उंगलियों के साथ ऐसे मस्ती मत करो, ऐसे शर्ट के साथ खेलो मत। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में आंखें डालकर स्माइल करके उनकी बात सुनिए, आप अटेंशन दीजिए उनकी बात को। अगला टिप है ओपन बॉडी लैंग्वेज। क्लोज बॉडी लैंग्वेज की तो बात हो गई कि आपको ऐसे आर्म्स फोल्ड नहीं करने चाहिए, आपके आर्म्स को आपको छिपाना नहीं चाहिए। है ये जैसे मैं बात करता हूं ऐसे ऐसे करके, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा आपको अपने हाथों का यूज करना चाहिए जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो। तो इसका फायदा ये है कि जैसे आप लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मेरी आदत है ऐसे ऐसे बात करना। तो अगर आपने भी ये आदत का फायदा उठाया, अगर आपने भी अपने हाथों का इस्तेमाल किया किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करने में, तो दूसरे लोगों को लगता है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इसका फायदा ये है कि अगर आप ऐसे हाथ यूज करोगे, अपने बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा ओपन रखोगे, अपनी बॉडी को थोड़ी स्प्रेड करोगे, तो दूसरे लोगों को लगता है कि आप एक बहुत ओपन माइंडेड इंसान हो, आप एक साफ सुथरे अच्छे फन लविंग इंसान हो। वही वाइब आपको देनी है दूसरे लोगों के साथ जब आप उनसे कॉन्वर्सेशन में बने हुए हो। ओपन बॉडी लैंग्वेज की एक और ट्रिक ये है कि जब आप दूसरे इंसान के साथ बात कर रहे हो तो आपको उनको थोड़े से अपने पाम का एरिया हल्के से दिखाना चाहिए। उसका यही फायदा है कि वो इंसान को फिर लगेगा कि आप अपने दिमाग में कोई भी चीज छिपा रहे नहीं हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है, और कॉन्फिडेंस कम होने का नतीजा ये होता है कि वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी कि ऐसे करते हैं, और जब किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे बात करते हैं, अपने पाम्स को ज्यादा दिखाते नहीं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप अपने पाम्स को छिपाओगे तो दूसरे इंसान को लगेगा कि आपके मन में भी ऐसी एक बात है जो आप उनसे छिपाना चाहते हैं। टिप नंबर 4, कॉन्वर्सेशन कंट्रोल, यानी कि अगर आप किसी से बातचीत में जुड़े हुए हो तो आप वो कॉन्वर्सेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो कॉन्वर्सेशन में आप थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट कैसे बन सकते हो। आपको ये याद रखना है कि आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आपको वो नेगेटिव वाइब के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको मन में उनके लिए बुरे ख्यालात नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग ये चीज पकड़ लेते हैं कि अरे ये इंसान थोड़ा सा अजीब है, मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। पहले तो ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो, पॉजिटिविटी रखो कॉन्वर्सेशन में, पर सबसे जरूरी बात होनी चाहिए कि आप दूसरे इंसान को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाइए कॉन्वर्सेशन में। अगर आप एक इंसान से बात कर रहे हो और अगर आपको कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करनी है तो वो कॉन्वर्सेशन में आपको सबसे ज्यादा सवाल पूछने होंगे। पहले आप खुद का इंट्रोडक्शन कर लो, बोलो कि हेलो मेरा नाम है रणवीर, पर अगर आपका नाम रणवीर नहीं है तो रणवीर मत बोलना, अनिल या राजेश या कृष्णमूर्ति बोल दो। पर आपको यह भी याद रखना है कि अगर आपको कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करनी है तो आपको हमेशा इंट्रोडक्शन देने के बाद पूछना चाहिए कि ओ हेलो व्हाट डू यू डू, आप काम क्या करते हो, आपकी उम्र क्या है, आपकी फैमिली क्या करती है, आप रहते कहाँ हो, आपकी तनख्वाह क्या है, आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, आप कौन से वे प्रोटीन यूज करते हो। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसे अजीब सवाल मत पूछो। पर अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आपको कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड लेनी है तो आप एक ये टेक्निक यूज कर लो। देखो, अगर किसी ने कहा कि वो बैंक में काम करते हैं, फिर वही चीज जिसके बारे में उन्होंने कहा है आप उसके बारे में एक सवाल पूछो उनसे। आप इतने सवाल मत पूछो कि लोग आपको थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा स्लो समझेंगे, और फिर थोड़े समय बाद आप अपना भी ओपिनियन कोई चीज के बारे में दो। तो मान लो कि वो इंसान बोलता है कि मैं बैंक में काम करता हूं, फिर आप उनसे पूछिए आप कौन सी बैंक में काम करते हो। वो बोलते हैं कि मैं यस बैंक में काम करता हूं, तो आप पूछिए अच्छा यस बैंक में काम करना कैसा है, फिर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है अच्छा है। फिर आप दूसरे बैंक्स के बारे में आपका ओपिनियन खुद दो, मतलब आप आईसीआईसीआई बैंक के बारे में क्या सोचते हो, मतलब आप खुद का ही ओपिनियन वो कॉन्वर्सेशन में डाल दो। पर एक बहुत याद रखनी चाहिए कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो कोई भी चीज के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बिल्कुल मत देना, कोई भी चीज के बारे में नेगेटिव चीजें मत कहो। अगर आपको कोई भी ओपिनियन दे, हमेशा वो पॉजिटिव ओपिनियन देना चाहिए। और एक बहुत जरूरी चीज, दो ऐसे टॉपिक होते हैं जिसका जिक्र भी आपको बिल्कुल करना नहीं चाहिए, और वो टॉपिक्स है पॉलिटिक्स और रिलीजन। ये थोड़े से हीटेड टॉपिक्स रहते हैं, थोड़े से अनकंफर्टेबल टॉपिक्स रहते हैं, और सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप ये टॉपिक से दूर रहें। और आखिरी और पांचवी चीज ये है कि आप किसी से भी बात कर रहे हो, और ये सब भारतीयों की थोड़ी सी बुरी आदत होती है, इजीली जज करते हैं। यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो जिनके टैटू है, आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप सोचते हो अरे इनकी शक्ल कैसी है, इनके बाल टैटू कैसे हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हो तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन में जुड़े हुए हो तो कभी भी ऐसे मत सोचो कि अरे यार मैं किससे बात कर रहा हूं, ये कैसे इंसान है।
हर जन की थोड़ी अलग होती है, हर इंसान की खुद की एक लाइफ स्टोरी होती है, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सपीरियंसेस की वजह से आज वो होता है कि आप अगर उनको जज रहे हो और वो आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो तो हमेशा एक दोस्ती का एलिमेंट रखना चाहिए अपने मन में। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो दिल खुला रखना चाहिए, सही पॉजिटिविटी के साथ बात करना चाहिए। और आपको कम के 5 टिप्स जो मैंने आप चाहिए अपने मन में। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो दिल साफ रखना चाहिए, दिल खुला रखना चाहिए, स्माइल के साथ बात करना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ बात करना चाहिए और दूसरे इंसान को आपको कंफर्ट देना चाहिए। ये 5 टिप्स जो मैंने आपको कहे हैं, इनका फायदा आप जरूर उठाइए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का वो हथियार बहुत तगड़ा हो जाएगा। आप अपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में ज्यादा दोस्त बना पाओगे, ज्यादा खुशी पाओगे, लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत। अगर आपको ये वीडियो thumbs up दे दीजिए। Firstly, I believe who coined the 55-38-7 rule, in which he discovered, following his studies, that words count only for 7% of all communication. Okay, there you go. All the efforts that you put in building vocabulary and learning all those difficult words to impress other people, words account for only 7% of the entire message that you're giving to someone else. 8%, my friends, that's more than half. 55% of any given message is your body language, is the visual appeal, is what the other person sees, is your facial expressions, is how you stand, it's your shoulders, it's your posture, is the expression on your face, has everything to do with vision, what the other person is seeing while that communication is happening, is hand gestures and things like that. 38%, and this is where we come to your problem, 38% is the tone of your voice, so it's not what you're saying, it's how you're saying it. 38% is how you're saying it, and 55% is how you appear while you're saying it. Think about that. Pause this video right now and think about that. 7%. Let's just take these words for example. Let's see how it can be interpreted in many different ways. If you're creating trouble in some place, and the security person can come in there and he can ask you, he can he can give you that look which is like you're out of place, and he can ask you in a very stern tone of voice, how can I help you? That's one way. You can have a very helpful shopping assistant come to you while you're shopping for your next dress or your next suit or something. How can I help you? Right? And that's the same set of words but a different meaning. And you could be very creepy, and you could annoy someone by going really close to someone and asking in a deep, low baritone voice, how can I help you? Right? And the same set of words are having 3 really different impacts just by changing the tone of your voice and your body language. The set of words remain the same if you're with me so far. Okay? So the first step in impact is to become self-aware. Okay? I already told you there's one option, say to the world, take it or leave it. That's one approach. But the other approach is, how about I become a little bit more self-aware? How about I become a little bit more aware of how do I sound when I speak something? When I'm under a little bit of stress, do I sound any different? How do I sound then? How do I appear when I'm saying something? Can I get a friend to record it? Can I use a sound recorder to record my own sound? I record my own phone call. Am I speaking too fast? Or do I speak really slow that I lose the attention of other people? Right? Do I have a frown when I'm speaking just because I'm very passionate about the subject? Right? You see that coming in? And when I started my journey as a motivational speaker, a lot of the things that I was very passionate about, I'd be like, yes, like this sort of expression. And then the photographs would come back from the events. And I'd say, why am I looking so angry here? And then feedback came in from certain participants. And that's one of my other important things. Please be open to feedback. Please remain open to feedback. And I had some comments coming in like, the speaker had a lot of valuable information to share, but it seemed like he was very angry. And I was like, that's not true. Okay? But please understand, perception is very powerful. When you're out in public, people don't know your reality, do they? You might have a golden heart, but they don't know your reality. Everything is about perception. Everything is about you being perceived. If you work a little bit on that, if you become more self-aware about how people are perceiving you, you can become more effective. And the goal here, my friends, is not manipulation. Is not being artificial, is not being fake. Or you can't do that. If you're miserable inside, you try as much as you want to smile, but you're going to find it very difficult, and you'll go back to your earlier facial expression anyway. It's very hard to fake it. It's very hard to put on an appearance, but at the same time, the goal is not manipulation, the goal is effectiveness. Perhaps you will agree with me here, if you become more effective in your communication with other people, you will climb the ladder of success, whether in this world or in politics, much faster, and people are able to understand you in a much more effective way. Deal with other people. He said, I will pay more for the ability to deal with people than any other ability under the sun. I don't care how much education you have, what credentials you have, what your subject matter expertise might be, but I will pay more for your ability to deal with people than for any other ability under the sun. The ability to deal with people, to influence people, to connect with people, to understand people, to be understood by other people is a golden skill that you can cultivate, and that will add to your success regardless of whatever field you might be in. So here are a couple of steps that I suggest to anyone who's looking at improving their effectiveness. I started with sharing with you improving their effectiveness. I started with sharing with you by saying number one is become more self-aware. Record yourself, observe yourself, take out the time to reflect on if you feel that you lost your temper somewhere, if you feel that you lost your composure at some point of time, go back home and reflect and say, how can I deal with a similar situation next time in a different way? That's going to be a very important tool. Number two is look for people in the media, in the news, in entertainment, in whatever segment it happens to be, people who you think handle difficult situations in a nice way, right? Who are those sort of people? Make a list and then learn from them.
see how they carry themselves, see how they speak, and imbibe, take in a little bit from every person, so that, and then you take it in, and then you mix it up all and blend it and marinate it, so it now becomes a part of you in an entirely different form. And I will keep reminding you that the goal here is not manipulation. The goal here is not fooling people. The goal here is you want to be more of a setting that it might. It could be you're in your college and you want to be more with other students. You could be a member of a sports team, and your goal is to be more effective at the next level. So I'm making two suggestions. One is at the surface level, and at the surface level, experiment more. Try on a pleasant demeanor, so that it doesn't seem fake to you. If you're someone who's not used to smiling while you speak, try that on for a while, for a few days. See how it feels. If you're someone who's always frowning and so passionate, try and speak. So experimentation, and see what is the result you're getting. If the results please you, the chances are you will stick to the process. And that's my suggestion to you here. Level, I'm suggesting you to resolve any internal issues that you might have. Okay? Because how we behave, how we carry ourselves is the result of internal conversations inside our head. What's going on inside our mind. So meditate more. Breathe more often, laugh more often, cultivate compassion for the people. I don't know who said this, but the saying goes something like this: be kind, for everyone's fighting a hard battle. Be kind, for everyone is fighting a hard battle. Out in the scorching heat of North India right now, where it's touching 45 degrees Celsius, and sitting inside an air-conditioned car, passion, we lose understanding for some or some at which you think honking your horn at them, you're sitting inside. That person is. Once you tend to, you become a more compassionate, more understanding, a more effective communicator at a deeper level. Unresolved anger issues that I'm carrying. Am I carrying resentment, guilt? Is there something lingering on in my mind? Because those sort of things, they operate at a subconscious level. And while they have an impact on how you operate, how you communicate, whether you talk to them for, are you always in a hurry? That's always one of the, that can be one of the underlying, which probably is a result of poor time management. You will appear rushed. You will not be able to understand the information properly. You will not be able to communicate your message properly. And the result is going to be, you're going to be caught in a web of so many issues which you've created yourself. So also when due to result of poor time management, if you're stressed a lot, that is the time when you tend to lose your composure and your cool often. So it's very important that you improve your time management, that you breathe more often, that you meditate more often, that you stay relaxed. And I think, so after unresolved anger, the next issue I want to discuss with you is, are you holding inside your head about I'm worthless? Sometimes you lose your cool and your composure, not because you're feeling anger, but you're experiencing fear. And you're using this anger as a self-protection mechanism. So sometimes it's very important that through meditation, through affirmations, through other techniques that I've shared in other videos, through visualization, that you calm down some irrelevant fears that might be there in your mind, which might be disturbing you in losing your composure and your balance. So these are sort of the suggestions that I had for you, my friend Gaganpreet. And I completely understand that it must be very painful for you. For someone who has good intentions, but is misunderstood by other people, it can be very painful. And I would strongly suggest that this is something, if you work on it, not on manipulating people, but on increasing your self-awareness and on understanding your impact on other people, this is something that will contribute a lot to your professional success and to your personal efficiency and to have more rewarding relationships at home and at work. I hope that answers your question. Thank you so very much. And time management and confidence. And I think I am good in all these things. But sometimes I am lack in communication skills. So how can I able to... I'm sure a lot of other students will also have concerns about 2 or 3 things. See, hospitality is a service industry, so communication becomes very, very important, right? Because you can have so many issues which can be solved just by good communication, by proactive communication. So, but with students from engineering or business management, or regardless of what field you are from, or some of you might want to become politicians tomorrow, it's a very important skill. In fact, that other things being equal, all other things being equal, an individual's communication skills and their leadership skills, which are correlated, can distinguish. उससे फर्क पड़ता है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या अचीव कर पाएगा. पहला मैं वहम ये वॉक को ये अपने पोस्चर में चेक करना, जब आप वॉक करते हो तो आपके जो फीट हैं वो सीधे पड़ते हैं जब आप ऐसे करते हो, या फिर वो ऐसे पड़ते हैं. वो आप कॉन्शियसली इस पर काम करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट होता जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होता जाएगा. और आप इसको ना नोट करो. आप जब घर में बैठते हो कॉन्शियसली ध्यान रखना शुरू करो ना, सीधा पोस्चर ठीक नहीं हो रहा है ना, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, पुशअप लगाना शुरू करो. पुशअप लगाना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पुशअप लगाना शुरू करो. चाहे वॉल पुशअप लगाओ, दीवार जमीन पर नहीं होता, दीवार पे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है. और ये आपके कॉन्फिडेंस में, आपको सोचना जो इंसान आपसे ऐसे बात कर रहा है और जो इंसान आपसे ऐसे बात कर रहा है, कौन ज्यादा कॉन्फिडेंस, चेक करो. जो आपका जो कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है, आपके सीरियस, तो गुड पोस्चर, अच्छा पोस्चर प्रैक्टिस. All other things being equal, an individual's communication skills and their leadership skills, which are correlated, can distinguish. उससे फर्क पड़ता है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या अचीव कर पाएगा. पहला मैं वहम ये दूर करना चाहता हूं कि मेरी कम्युनिकेशन ठीक हो गई. सॉरी, इंग्लिश एक भाषा है, कम्युनिकेशन एक कला है. 2 very different things. आप इंग्लिश की कम्युनिकेशन पैथेटिक हो सकती है, तब जरूरत हो. इस पॉइंट पे वापस आता हूं. Communication is an art that can be learned, that can be developed. English is a language that can be learned. Now here's the problem, most people, there's a mistake. The tongue में पहले communication की कला सीखें. Making eye contact, body language, voice tonality, being proactive, these sort of things. इनमें English होना जरूरी नहीं है. And side by side, if you keep a journal in which you're putting down difficult words. Increase your reading. Are you reading at the moment? Are you writing at the moment? Do you write on a daily basis? Not in the class, not notes. Do you write something? Right. So if you're not reading, if you're not writing,
Are you watching other good communicators on YouTube or somewhere else? Are you? Yes. Are you listening to audios? So brain has so many ways to receive information. Use all of them. Right? Communication is an art, just like a muscle. It can be developed. But I don't know who said this, but there's a famous quote which says, "Those who work at it." Communication works for those who work at it. If you will work at communication, you will get better. If you will work to improve the art of conveying your ideas, इस कला को अगर आप इस पे काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मैं आपको एक लॉ से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो न सिर्फ communication में, but in life, every field, this law is applicable, paying the price. What's it called? The law of paying the price. I don't know, it's coming from Jack Canfield or Brian Tracy, one of those two gentlemen. The law price, which is simply, you must pay the price. Nothing is free. अगर आपको जीवन में कोई चीज चाहिए, you want to wear a nice branded suit, you want to go to a nice holiday, you want to buy a nice camera, whatever, जो चीज, जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए होगी, उतने पैसे देने ज्यादा पड़ेंगे, right? But लाइफ की इंप्रूवमेंट में पैसों की बात नहीं, से मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा। नॉट, मैं मुंबई में कुछ दिन ठहरा तो वहां एक जिम में मैंने बड़ा शाम को एक बड़ा वीआईपी को पर्सन एक्सरसाइज करने के लिए आता था। खुद थोड़ा ओवरवेट था, पर उसके साथ 2 बॉडीगार्ड हुआ करते थे, वेरी वेल बिल्ड बॉडी विद पिस्टल एंड एवरीथिंग। वन अटेंडेंट उसका टॉवल पकड़ता था, प्रोटीन शेक पकड़ता था, एक अटेंडेंट पानी की बोतल। नेचुरली किसी अमीर बाप का, बड़े प्रभावी किसी इन्फ्लुएंशियल बाप का बेटा होगा, बट ये सारा कुछ करने के बाद उसे खुद ही लगाने पड़ते थे। इट डजंट मैटर हाउ रिच और इन्फ्लुएंशियल योर फादर इज, यू कैन नॉट पे सम फॉर यू। के साथ 2 बॉडीगार्ड हुआ करते थे, वेरी वेल बिल्ड बॉडीगार्ड, 6 feet 2 एवरीथिंग एंड फुल ड्रामा। का टॉवल पकड़ता था, प्रोटीन शेक पकड़ता था, एक अटेंडेंट पानी की बोतल पकड़ता था, ठीक है। बट ये सब कुछ नेचुरली किसी अमीर बाप का, बड़े प्रभावी किसी इन्फ्लुएंशियल बाप का बेटा होगा, बट ये सारा कुछ करने के बाद पुशअप्स उसे खुद ही लगाने पड़ते थे। इट डजंट मैटर हाउ रिच और इन्फ्लुएंशियल योर फादर इज, यू कैन नॉट पे समवन एल्स टू डू योर पुशअप्स फॉर यू, राइट? सो लर्न टू डू योर ओन पुशअप्स, व्हिच मींस कम्युनिकेशन को डेवलप करने में एफर्ट्स लगेंगी। एफर्ट्स के बिना में कोई ऐसी पूंजी, कोई ऐसी गाइड नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे आप उसको अचीव कर पाएं। इट्स गोना टेक एफर्ट्स, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक हार्ड वर्क, बट हियर्स व्हाट यू नीड गुड रोल मॉडल्स। आपको किस पर्सन की तरह कम्युनिकेट करना सीखना चाहते हैं, राइट? लिसन टू न्यूज रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, पीपल हु आर गुड पॉलिटिशियंस, हु आर गुड एट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पॉलिटिशियन से ये नहीं मतलब कि सारे अपनी क्लास में स्पीच भाई और बहनों से शुरू कर दो, राइट? दिस डज नॉट मीन्स दैट यू सी हाउ इन्फ्लुएंसिंग द क्राउड। उस कला को सीखें आप कि कोई व्यक्ति क्राउड को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है और मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूं। वो चीज पहले आती है, शब्द बाद में आते हैं। In fact, I don't know, there's a Harvard study which says words are only 7% of the entire communication from one person to another. Body language is huge, visual is huge, auditory is huge, your body posture, your tone of your sound, and so many things, they're all combining together. So, अगर आप मन में ये सोच लें कि मुझे इस कला में improve करना है, क्योंकि इस कला का मुझे बहुत फायदा होने वाला है। But अब देखिए, when you go into the work environment, you will have 100 different ideas. But if you cannot express them, what's the point? कोई और person आएगा, उसको express करना आता है, उसके आइडिया सुने जाएंगे, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, वो आगे निकल जाएगा, फिर आप बोलेंगे इसका गुड लक अच्छा था, he's born lucky or something like that. No nonsense, he has developed a skill which you are slightly weak at and you can develop too. So इस mental block को remove करना। Nobody is born, you got to work at it and you can. So जितना जो है इस्तेमाल करेंगे। Raise your hand when you are feeling nervous. You're in a big auditorium, some guest speaker has come in. मैंने किया है। अगर आपको some any questions और एकदम जैसे वो कहते हैं ना, शांति हो जाती पूरे हॉल। First time I raised my hand, my brain sat down. So my hand went up, my brain was shut down mode. ठीक है, वो क्वेश्चन ज्यादा भूल गया। But still ठीक बनो, अगली बार फिर से raise your hand. By the time you do it 3 or 4 or 5 times, I think another gentleman had a question. When I'm talking to people who are in positions of authority, higher stage, talk to more people who are in positions of authority. The more you'll get comfortable, authority, higher stage या position of authority में, तो मैं अपने आसपास से लोगों से कम्युनिकेट कर लेता हूँ, बट जब किसी सीनियर पर्सन से या किसी पर्सन ऑफ अथॉरिटी से कम्युनिकेट करना है, तब मुझे मुश्किल आती है। तो इस मुश्किल को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, टॉक टू मोर पीपल हु आर इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। द मोर यू गेट कंफर्टेबल, आपको भी लगेगा कि ये ऐसे दांत नहीं मारते हैं, ठीक है, ये भी इंसान है और ये भी बात सुनते हैं, अच्छा ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। द मोर यू डू इट, द मोर कंफर्टेबल यू विल गेट, एंड दैट्स द ओनली वे, देयर इज नो शॉर्टकट अराउंड इट। द बेस्ट वे इज अनकंफर्टेबल। अपने आप को उन सिचुएशंस में डालें जहां आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस, राइट? बट इफ यू रिमेन इन योर कंफर्ट जोन, मुझे वही करना है जो हमेशा से करता आया हूं, तो क्या मिलेगा? हाँ जी, क्या मिलेगा? वही हमेशा से मिलता है। पागलपन की एक परिभाषा ये है, हमेशा से जो किया है वही करते जाओ और रोज जाके शाम को भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरी किस्मत बदल दो। ऐसे नहीं होता। इस कवि ने खूबी लिखा है, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने का, ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने का। आज आप आज सोच, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूं हमेशा से। कभी भी मैंने पब्लिक स्पीकिंग, कभी भी मैं स्टेज पर नहीं गया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये सब सीखा, किताबों से सीखा, प्रैक्टिस कर करके सीखा, बहुत सारी चीजें मैंने की और मैं आज वो इंप्लीमेंट करके मैं कोशिश कर रहा हूं, जितनी भी चीजें मैंने अपनी लाइफ में की, जो मैं कर पाया। आज के टाइम में ये यूट्यूब है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स है, 1-on-1 कोचिंग है, दिल्ली में मैजिक मुझे ये समझ में आ रहा हूं, उसको कम्युनिकेट, तो वो मैं आज शेयर कर। दूसरा आपका वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फोर्थ रिटन कम्युनिकेशन, पांचवा पब्लिक स्पीकिंग, एंड छठा 5 बुक्स यू मस्ट रीड टू फर्दर इंप्रूव योर कम्युनिकेशन डे टू डे। मतलब आप धीरे-धीरे आप उन किताबों को भी पढ़ना, तो वो भी मैं रिकमेंड करूंगा जिनसे मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। हालांकि मैं कम्युनिकेशन पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30-40 किताबें मैं पढ़ चुका हूं, जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन यहां से आप समझेंगे, करो शाबाश। तो वो एक अच्छा लिसनर होना, एक अच्छा लिसनर होना।
जब आप एक अच्छे लिसनर होते हो ना, तो हमेशा याद रखना आप बहुत कुछ सीखते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी को सुन रहे हो, जैसे मुझे सुन रहे हो, ठीक है, अब ये कोर्स चलेगा 2 ढाई घंटा 3 घंटा जो भी चलेगा, ठीक है। इतना पेशेंस किस, मान लो आप बिल गेट्स को सुन रहे हो, मार्क ज़करबर्ग को सुन रहे हो, या कोई भी सेलिब्रिटी, शाहरुख खान को सुन रहे हो, या सचिन तेंदुलकर को सुन रहे हो, विराट कोहली को सुन रहे हो, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को जब आप सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो, जब आप उन्हें सुनते हो, आप ना धीरे-धीरे ना उनकी जो स्टाइल को कॉपी करने लगते हो। और आपको ना वो पॉइंट मिलते हैं, यार सी इसने क्या वर्ड यूज किए, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आप ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हो। और इसीलिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए आपका बेहतरीन लिसनर होना, बिना इंटरप्शन के, बिना डिस्टर्बेंस के, बिल्कुल शांति से किसी को सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप किसी को सुनते हो, मान लो आप किसी के साथ लाइव बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन में ना, तो हम किसी से लाइव बात कर रहे हो, जब आप उसे सुनते हो, आप कैसे बताते हो कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपको सुन रहा था, आप उसे कनेक्टेड सवाल पूछते हो, आप उसके साथ उसी कन्वर्सेशन में और भी ज्यादा एंगेजमेंट को बढ़ा लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बात कर रहा है कि यार आईपीएल चल रहा है, आईपीएल जियो सिनेमा में दिखाया जा रहा है, जो भी है, ठीक है, अब आप ये बात करो, ठीक है, आप अटेंटिव हो, तो आपके पास बहुत कुछ होगा कि उन्होंने क्या बोला और मैं अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और कोई ऐसा सवाल है कि जो उन्हें आता होगा, जो मुझे पता ही नहीं है, कि 2-2 ढाई करोड़ लाइव देख पा रहे हैं, क्या ये लोड ले पाता होगा एप्लीकेशन कैसे, लेकिन ये तब पॉसिबल है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन का बेटर होता है जब आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, और अपनी चीज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो वेरेवर पॉसिबल। तो बहुत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा लिसनर होना आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, बहुत ज्यादा। दूसरी चीज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, वो है बिल्कुल साफ-साफ बोलो और कॉन्फिडेंटली बोलो। बिल्कुल साफ-साफ बोलो और कॉन्फिडेंटली बोलो। साफ-साफ बोलने का मतलब क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जब बोल रहे हो, इतने कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए कि यार मेरा इस पर ग्रिप है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। यानी कि जब तक आपके पास, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में आप अंडर कॉन्फिडेंट हो और आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो हमेशा बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, और हमेशा आपके मन में थोड़ी सी घबराहट भी चलेगी। आप थोड़ा-थोड़ा अंदर से घबराओगे कि यार पता नहीं ये मैं कर पाऊंगा, बात कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप उसकी नॉलेज ले लेते हो, आप समझ लेते हो, आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट बनने लगता है। और जब एक कॉन्फिडेंट इंसान बात करता है, कैसे बात करता है, वो आई टू आई बात करता है, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। तो बहुत ही साफ और कॉन्फिडेंस से बात करनी है। कॉन्फिडेंस से बात करने का जो तरीका है क्या है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना। आप खुद सोचो, अगर कोई इंसान आपसे ऐसे इधर-उधर देख के बात कर रहा है, इधर-उधर देख बात कर रहा है, मैं भी कभी-कभी इधर-उधर देखता हूं, ठीक है, जब लाइव करता हूं, तो मेरे इधर-उधर देखने का मतलब ये है कि यहां पर, क्योंकि मेरे राइट और लेफ्ट में स्क्रीन चल रही है, जिससे मुझे ये समझ में आता है कि YouTube पर सही से स्ट्रीम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे सामने लोग हैं, मल्टीपल 2-3 लोग खड़े होते हैं, तो मैं तब सबके ऊपर धीरे-धीरे कंसंट्रेट करता हूं, एक-एक करके, अच्छा, जो भी बात करनी है। तो आई कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, आई कॉन्टैक्ट का पता चलता है, ठीक है। तो आप, क्योंकि अगर आप अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी नजरें झुकी होंगी, इधर होंगी, डिस्ट्रैक्टेड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है कम्युनिकेशन में, तो कभी भी आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन भी नहीं करोगे ना। ये बात करेंगे अभी डिटेल में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिटेल में बात होगी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, ठीक है, अभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये बहुत ध्यान रखना कि बिल्कुल क्लियरली बात करना और कॉन्फिडेंटली बात करना, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात करना, कंफ्यूज साउंड मत करना अगर आप अच्छे होना चाहते हो तो। उसके साथ थर्ड पॉइंट कि एक सही टोन का होना और सही पेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी टोन क्या है, ठीक है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है, आपका स्पीड क्या है। अब आप देखोगे, जब भी मैं बात करता हूं, कभी मेरी स्पीड तेज हो जाती है, कभी मेरी स्लो हो जाती है, कभी मेरी स्पीड तेज हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूं, उस पर डिपेंड होती है ये सारी चीजें, कि मैं जल्दी बात करूंगा या मैं स्लो बात करूंगा। तो कभी मैं आप स्पीड में देखोगे, कभी मैं लो में देखूंगा, ये सब कंसिस्टेंटली चलता रहे। अगर मैं बड़ बात कर रहा हूं और आधी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, अब देखो, शुरू में जब मैं हमारी रीडर बुक्स क्लब पर जो वीडियोस है सारी पहले मैं इतनी स्पीड देते कि अरे भाई थोड़ा सा स्लो बात करो, नहीं मेरे को इस पर काम करना है। और अब आज करें में कभी कि आपकी स्पीड बहुत तेज है, कॉन्शियसली काम किया, तो ये अपने टोन पर, पेस पर कॉन्शियसली काम करने की जरूरत है। जिसको ध्यान रखना, ये कैसे पता लगता है कि मेरा टोन कैसा है या मैं कि सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पूछो उसको, समझ में आ रहा है भाई, बोलो, आप उसको पूछो भाई तेरे को समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा तो मना भी कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज मत करो, जो जार्गन्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ये बिल्कुल अवॉइड करना। जैसे बहुत बात करता है, मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने किताब बनाई वाई वी स्लीप बनाई, ठीक है, वाई वी स्लीप, उस किताब को मैंने जब उस किताब को पढ़ा और उसकी वीडियो बनाने के बारे में सोचा, तो इसमें इतनी टेक्निकल, इतनी साइंटिफिक चीजें थी, बहुत साइंटिफिक चीजें थी उसके अंदर। और जब हमने इसको बनाने की कोशिश की तो मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है कि इतनी टेक्निकलिटी है उसके अंदर कि लोगों को समझ में आएगा नहीं, लोगों को उसी चीज को आसान भाषा में समझाना पड़ेगा। तो हमने लोगों को आसानी से वो समझाने की कोशिश करना शुरू किया, हमने सारे जो डिफिकल्ट वर्ड थे उसको निकालना शुरू किया। फिर भी कुछ रह गए हैं उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन वर्ड्स को जानना या सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन सोचो ना, मैंने सब सही वर्ड यूज किए, अगर वो तो क्या फायदा हुआ, सोचो। अगर वो कम्युनिकेशन का, कोई कम्युनिकेशन का, किसी बात की कितनी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मैंने कितना भी परफेक्ट तरीके से किया, तो टेक्निकल करनी चाहिए। टेक्निकली ना तो मैं बड़ा इंप्रूव नहीं है, अच्छा कम्युनिकेटर बनना जरूरी है। जो बात की कोशिश करे वो समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपका इंप्रेसिव करके अच्छा डालेंगे। इंप्रेसिव क्यों बनना है, क्यों बनना है, हमें अच्छा इंसान बनना है जो अच्छे से बात करना जानता है। सिंपल लैंग्वेज यूज करो, पता है जिस भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करो। अब सोचो कई समस्या, यार इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, नहीं आती है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूं मैं हिंदी लैंग्वेज में, इसलिए हमारा जो रीडर बुक्स क्लब वो हिंदी में, ये चैनल पर कोर्सेज मैं कहीं, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूं, मैं उसी लैंग्वेज में बात करूंगा ना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात जाहिर कर पाना। इंग्लिश को हिंदी को कैसे बोलना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या अदर लैंग्वेज पे, लैंग्वेज ड्रिवन सक्सेस नहीं होती है, जैसे वो आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है और आप अपने उस कॉन्फिडेंस से क्या कम्युनिकेट करते हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ना जरूरत से ज्यादा एलैबोरेट करनी, कंसाइज रहो और पूरी राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, पूरी कहानी जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट। साथ ऐसा कभी होता है, किसी चीज को आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग में जिस भी चीज में बेहतरीन बनना चाहते हो, आप उसको पूरा कंटेंट रेडी करो और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। एक कमरे में बैठो, कैमरा लगा लो, कमरे में बैठो, कैमरा लगा लो और उसको बोल के प्रैक्टिस करो ना। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, और इफ यू डू परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू एक्सीलेंट, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। सातवां पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया, इसके बाद में बॉडी लैंग्वेज पर भी 10 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो जब भी आप किसी से भी कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो देखो अभी मैं बात कर रहा हूं, देख पा रहे होगे, है ना, ऐसा थोड़ी यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे किस बारे में लो बात कर रहा हूं, किस बारे में अच्छी है, ये सारा का सारा बॉडी लैंग्वेज में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जो कि बहुत है, ठीक है। तो
छठा पॉइंट जो है इसका पब्लिक स्पीकिंग और बॉडी लैंग्वेज, इनके लिए मैं इंडिविजुअल चैप्टर बात करूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल्स मुस्कुराते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पोस्चर आपका ओपन होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को सुन सकते आप किसी को भी, ठीक है। तो एक क्लोज पोस्चर होता है, यानी कि आप ये सोचते हैं कि सामने वाला तो बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है। ये मैसेजेस चले जाते हैं कि सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है हमारी बात में। 8वां पॉइंट क्या है वर्बल कम्युनिकेशन में? 8वां पॉइंट ये है कि लोगों के कल्चरल डिफरेंस को भी समझना। अब जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में इतने सारे लोग, तो कहीं से भी आपको कोई भी क्रिटिसिज्म मिलता है, कोई भी सजेशन मिलता है, कोई भी फीडबैक मिलता है, हमेशा नोट करो। ये आपको इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, बहुत ज्यादा। मान लो आप एक अच्छे वर्बल कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, बहुत अच्छे से बात करना चाहते हो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो ना अपने दोस्तों को, उन लोगों को भेजो जिन पर आप फेथ करते हो, पूरा फेथ करते हो, आप उनके ऊपर पूरा फेथ है, और आप ये समझते हो कि अगर ये इंसान कुछ बोल रहा है, तो ये अगर इंसान कुछ बोल रहा है तो परफेक्ट बोल रहा होगा यार, मेरे लिए बोल रहा होगा। तो वहां आप वो सजेशंस लेते हो और अपने पिच में, अपने कम्युनिकेशन में वो ऐड करते हुए जाते हो। जैसे बहुत सारी चीजें आज तक मैं इकट्ठा कर रहा हूं, कभी कोई पॉइंट मिला, कभी कोई पॉइंट मिला, कभी कोई पॉइंट मिला, मैं उनको इकट्ठा करता हूं, आगे लेकर चलता हूं और उनको इंप्लीमेंट करता रहता हूं, ठीक है। 10वीं इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करनी? राइट कंसिस्टेंटली, बार बार लिखने की आदत डालो और पढ़ने की आदत डालो। क्योंकि जब आप पढ़ते हो, सोचो आप क्या पढ़ रहे हो, आप जब कुछ चीज पढ़ रहे हो और बार बार लिख रहे हो, तो बेसिकली आपको जो कम्युनिकेट करना है ना, उसका कंटेंट रेडी हो रहा है, उसका सारा कंटेंट रेडी हो रहा है। और जब वो कंटेंट रेडी हो रहा है, तो आप समझो कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है। जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो आपकी कम्युनिकेशन करते वक्त आपका सारा का सारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस पॉइंट ने, रीड एंड राइट रेगुलरली, ठीक है, कंसिस्टेंटली, इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया पब्लिक स्पीकिंग में, बहुत ज्यादा हेल्प किया, ठीक है। आप इससे आप क्या क्या सीखते हो? इससे आपकी वोकैबुलरी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि आप जब लिख रहे हो, आप नए नए वर्ड्स सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी ग्रामर भी बेटर होती जाती है, आपका ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो इंप्रूव होता जाता है। तो बहुत ही मजेदार है ये रीड एंड राइट एक्सरसाइज। ये कंसिस्टेंटली करते रहो। हमेशा कोशिश ये भी कर सकते हो कि यार मैं हर रोज, एक बहुत अच्छी टिप है, लिखना है तो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने ये नोट किया था कि जब मैंने बुक समरीज करना शुरू किया था, तो मैंने टारगेट किया था कि हर रोज मैं कम से कम 500 वर्ड लिखूंगा, मिनिमम 500 वर्ड लिखूंगा। मैं किताब पर भी काम कर रहा हूं, तो मैं उसमें भी अपने आप को टारगेट देता हूं कि मैं हफ्ते में इतने वर्ड जरूर लिखूंगा। तो आप भी अपने आप को एक टारगेट दे सकते हो कि यार एक टॉपिक है, चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो एनएलपी है, कोई भी टॉपिक है, इसके ऊपर मैं 500 वर्ड लिखूंगा। चाहे वो कहीं से देख के लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पढ़ोगे, लिखोगे, आगे बढ़ोगे। Chase your dreams. Stay hungry. Stay foolish. Chase your dreams. Stay hungry. Stay foolish. don't know how to listen. सुनना नहीं आता है लोगों को, बोलने में आपको इंटरेस्टेड है, और बिना सुने आप जो भी बोलोगे वो सब बकवास है। तो जो बकवास कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कहोगे? उस बात को समझ लेंगे। जब बात को समझ करके आप कोई बात करोगे, तो उस बात में दम होगा। बात में दम होगा तो सामने वाले सुनेंगे। चीजें कि जब सामने वाले ने कुछ बोला, एक और गड़बड़ क्या होती है, हम इमीडिएटली बोलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जबकि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है कि सामने वाले ने कुछ बोला, आपने पॉज दिया, समझा, रिपीट किया। जैसे आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास में कोई आया है कुछ लेने के लिए, तो उसने पहले आपको समझाया, पहले आपने अच्छे से समझा, फिर रिपीट किया। अच्छा आप यही कह रहे हैं ना, सबक कर दिया कि उन्होंने 3-4 चीजें बताई, क्या यही 3-4 चीजें हैं जो आप कह रहे हो? अच्छा ये है, ठीक है, मैं भी लेकर के आता हूं। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। बीच में आपको पॉज देना सीखना है। बहुत कि इस बंदे को समझ आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला, तो पहले आपने पॉज दिया, फिर समझा कि हाँ बाबा कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं एक मिनट समझ नहीं पा रहा, एक मिनट आपको ढंग से समझाऊंगी विद इंटरेस्ट। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी अपने फादर के साथ में। या उधर से उन्होंने कुछ बोला और इधर से आपने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, नहीं बाबा को तो कुछ पता ही नहीं। हो गई बात। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो एसेंस है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन माइंडसेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल्स माइंडसेट। सामने वाले का जो माइंडसेट है, अगर आपसे कोई बात करता है, बात करना शुरू करता है और हंस करके बात करता है, तो आपको अच्छा लगता है, या खुंदक में बात करता है तो अच्छा लगता है? हंस करके। तो इसका मतलब क्या है? देखो कितने बेसिक्स है ये चीज है। तो आपको क्या करना है? गंदी सी शक्ल बना करके वहां पे रखनी है, या फेस के ऊपर एक स्माइल रखनी है। अच्छा अब स्माइल में भी क्या एक होते हैं जो गधों की तरह हंसते रहते हैं बिना बात के, ऐसे बंदे आपको अच्छे लगते हैं? या फिर आपको पहले देखे, ठीक है, कुछ सेकंड्स का पॉज ले और फिर एक स्माइल पास करें। फर्क समझ आ रहा है? दैट मींस आपको देखे। अब ये लड़कियों के साथ में नहीं करना है तो बड़े झूठे पड़े, क्योंकि ये भी सोच, आपकी क्लास में कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं आपसे बात करना, आप भी चाहते हो उनसे बात करना, तो वहां पे इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। फेक स्माइल नहीं, रियल स्माइल। जब आप किसी से मुस्कुराकर मिलते हो तो बिना कुछ बोले ही सामने वालों को ये सिग्नल जाता है कि आप उन्हें पसंद करते हो। आईने के सामने जाकर जरा खुद को देखो, पहले स्माइल करके देखो। जब आप स्माइल करते हुए किसी से मिलते हो तो कैसे लगते हो? फिर आप मुंह चढ़ाकर देखो, सीरियस गुस्से में घमंडी टाइप मुंह बनाकर देखो। अगर ऐसा मुंह बनाकर आप लोगों से मिलते हो तो कैसे दिखते हो? तो आप सामने वालों को पसंद करते हो, ये बताने का पहला तरीका है कि आप उनसे सच्ची स्माइल करते हुए मिलो। और सेकंड तरीका है, उनकी कोई झूठी तारीफ करता है तो आपको पता चल जाता है ना कि ये झूठी तारीफ कर रहा है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कितने पानी में हैं और ये जो तारीफ कर रहा है ये क्वालिटी हमें है भी या नहीं। तो झूठी तारीफ करोगे तो लोग आपको मतलब ही समझेंगे, और सच्ची तारीफ करोगे तो वो आपको पसंद करेंगे और आपको अपना कदरदान मानेंगे। लोगों की पसंद बनने का दूसरा तरीका, उन्हें ये शो करो कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। और ये शो करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनसे कोई एडवाइस लो, अपनी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम उन्हें बताओ और उनसे एडवाइस लो कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, मैं ये स्टडी करना चाहता हूँ, मैं ये। सामने वाले से एडवाइस लेने में शर्माओ मत, और एडवाइस लेने के बाद थैंक्स भी बोलो। इससे आप एक जेंटलमैन भी नजर आओगे, और जेंटलमैन को कौन पसंद नहीं करता। लोगों की पसंद बनने का तीसरा तरीका, उनका नाम क्या कहा था याद है ना? इंसान के लिए इस दुनिया में सबसे स्वीटेस्ट साउंड, उसका नाम 10 मिनट्स में कम से कम 3 बार अगर हम सामने वाले का नाम रिपीट करते हैं तो उनके हमें पसंद करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया गाने लगाओ। नो, आपको ना है कि
कि उन्हें पता भी ना चले कि आप उनका नाम बार बार रिपीट कर रहे हो। आई मीन आप हाई की जगह हाई प्रिया कहो, थैंक यू की जगह थैंक यू प्रिया कहो। जब आप किसी से 10 मिनट बात करोगे तो उनका नाम लेने के कई मौके आपको मिल जाएंगे। तो अब हम आते हैं चौथे तरीके पर, आप उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट शो करो। इसका क्या मतलब है? मान लो कि आप जिनसे मिल रहे हो उन्हें सिंगिंग पसंद है और आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप उनसे क्रिकेट यानी कि अपनी हॉबी के बारे में बात मत करो, आप उनसे सिंगिंग यानी कि उनकी हॉबी की बात करो। अगर आप उनके इंटरेस्ट छोड़कर अपने इंटरेस्ट की बात करोगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा और वो आपको सेल्फ सेंट्रिक समझेगा। इससे वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा और आपको पसंद करने की बात तो बहुत दूर की हो जाती है फिर। तो हमेशा लोगों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट शो करो, इससे उन्हें लगता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोगों की पसंद बनने का पांचवा तरीका कि यार कोई मेरा काम करके मुझे कैसे पसंद करेगा, इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते हैं। या नैपकिन पास करने के लिए कह सकते हो। कोई भी छोटा मोटा काम आप उनसे आपके लिए करवाओ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब तो फ्यूचर में वो आपके लिए और ज्यादा काइंडनेस शो करेगा। और आपको पानी देना या आपके लिए कोई भी छोटा मोटा काम करना है, काइंडनेस ही तो है। लोगों की पसंद बनने का छठा तरीका यह है कि हम इंप्रेशन जमाने के चक्कर में खुद को परफेक्ट बताने की कोशिश करते हैं और इसका उल्टा ही असर होता है। जितना ज्यादा आप लोगों को ये शो करोगे कि आप परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है, उतने ही ज्यादा लोग आपसे दूर भागी लाइफ इतनी परफेक्ट कैसे है। लेकिन जब आप अपनी कमी शो करोगे, जब आप ये शो करोगे कि आपसे भी गलतियां होती हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ 100% ट्रैक्टर के साथ कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो मैं फिर से आपको बता देता हूँ बहुत ब्रीफ में। फेक नहीं रियल में जब आप किसी से स्माइल करते हो मिलते हो तो ये सिग्नल चले जाता है। फेक नहीं रियल में जब आप किसी से स्माइल करते हो मिलते हो तो ये सिग्नल चले जाता है कि आप उन्हें पसंद करते हो, बदले में वो भी आपको पसंद करते हैं। दूसरा तरीका है ये शो करोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये शो करने के लिए आप उनसे कोई एडवाइस लो, क्योंकि जब हम किसी से एडवाइस लेते हैं तो वो समझते हैं कि हम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा तरीका है उनका नाम रिपीट करो। वापस मैं बताऊंगा डर खाने वाली बात कि इंसान के लिए दुनिया में सबसे स्वीटेस्ट साउंड का नाम होता है। चौथा तरीका है उनके इंटरेस्ट में अपने इंटरेस्ट शो ग्राहम इफेक्ट, उनसे अपना कोई सोचर में वो आपके लिए और ज्यादा काइंडनेस शो करेगा। छठा तरीका है उन्हें अपनी कमियां शो करो। परफेक्ट नजर मत आओ, परफेक्ट लोगों को कोई पसंद, डोंट बी परफेक्ट। वैसे तो कोई 100% परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो तो भी आप परफेक्ट नजर मत आओ, अपनी कमियां शो करो। तो हम सभी से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे में माफी मांगना ये दिखाता है कि आप अपनी गलती मानते हो। एक जेंटलमैन हमेशा कम से कम गलती करने की कोशिश करता है, साथ ही वो एक गलती को 2 बार कभी नहीं दोहराता। उससे गलती हो भी जाती है तो वो माफी मांग लेता है, सॉरी बोल देता है। लेकिन सॉरी बोलने का सही तरीका क्या है? अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए माफी मांग रहे हो, आपको अंदर से कोई अफसोस नहीं है, तो ये माफी मांगने का सही तरीका नहीं है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग बहुत समझदार हो। माफी मांग रहे हो या बस अपनी इमेज बनाने के लिए माफी मांग रहे हो। जो आपसे गलती हो जाए तो आप दिल से माफी मांगो, ना कि दिखावे की माफी मांगो। आपको सिर्फ आई एम सॉरी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है तो आप उस गलती को मानते हुए माफी मांगिए। एग्जांपल के लिए आई एम सॉरी मुझसे आपका ग्लास टूट गया, आई एम सॉरी मैंने आपके बेड पर पानी गिरा दिया। इसके बाद कभी कभी सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलता, लॉस इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ शब्द बोलने से ठीक नहीं होता। ऐसे में आप सॉरी कर दोगे। फॉर एग्जांपल आप ये कहिए कि आई एम सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, आप कोई रास्ता बताओ कि मैं इसे कैसे रिपेयर करूं या मैं कैसे एक्सेप्ट करें। कई बार ऐसा होगा कि लोग आपसे सॉरी बोलेंगे, ऐसे में आपको उन्हें माफ करना आना चाहिए। लेकिन उसके कुत्ते ने आपकी वो बुक काट दी, इट्स ओके। इसके बाद आपको ये नहीं कहना है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से ऐसा ख्याल रखना, अगली बार से कुत्ते को संभाल लेना है। अगर आपसे कोई बड़ा जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में है, तो आप सिर्फ हाँ या ना मत कहो। आप कह सकते हो यस थैंक यू या फिर यस सर, यस मैम, या फिर आप किसी भी तरह से सामने वालों को इज्जत दे सकते हो। अगर आप किसी और के घर में गए और आपको पता नहीं है कि उनके वहाँ के रिवाज क्या है, तो आप उनसे पूछ लो, सिंपल, ताकि उन्हें आपकी किसी बात का बुरा ना लगे। मामले में बोलना हर वक्त अच्छी बात नहीं होती, इसलिए एक जेंटलमैन को ये पता होता है कि कब उसे चुप रहना चाहिए। अगर आप किसी आदमी की पर्सनल बात को दूसरे को बताते हो जिसमें आप उसे ये खुलकर बता सकते हो कि आपको क्यों उनका गिफ्ट सबसे खास लगा। और थैंक यू नोट्स लिखना भी एक जेंटलमैन की क्वालिटी है, ये भी तमीज से बात करने का एक हिस्सा है। नहीं टूटे। अपनी बातों को लिमिट रखने से ना सिर्फ आप पावरफुल बनते हैं बल्कि इससे आप कई गलतियों से बच भी जाते हैं। जब आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं तो कई बार गलत या बेवकूफी की बातें भी बोल देते हैं और इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक बार जब आप कुछ बोल देते हैं तो अपने वर्ड्स दोबारा वापस नहीं ले सकते, तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले। हो सकता है कि आपकी किसी बात का किसी दूसरे को बुरा लग जाए या फिर आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाए। जैसे कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट करती और कहा ये आइटम्स को कंपेयर करना कि कौन सी किस कैटेगरी में आएगी, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है और आपको ऐसे डिसीजंस रोज और कार्नेगी को कहानियां सुनाने लगे कि किस तरीके से उन्होंने ना जाने किसे हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कई बार बेस्ट तरीका यही होता है कि उनके साथ कम्युनिकेट करने के बजाय आप उस बात को ही अवॉइड कर दें। इस पॉइंट को हम यूएस के प्रूव करने के लिए कहते हैं कि हमें पहले ये सीखना पड़ेगा कि हम एक बार भी बोलने से पहले ये देख लें कि उस शब्दों का नतीजा क्या होना चाहिए। ज्यादा बोलने वाला इंसान ही अपने को ज्यादा मुसीबतों में डालता है। सेकंड पॉइंट में और हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सबसे इंटेलिजेंट है। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए लिसनिंग स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरे पॉइंट में हमने देखा था कि हर आदमी को एक ही तरीके से इंप्रेस नहीं किया जा सकता। आप एक लालची आदमी को गिफ्ट्स देकर फ्रेंड बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने झुककर उसके दोस्त बन सकते हैं, एक इडियट को रिस्पेक्ट देकर खुश कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इंसान को तभी खुश किया जा सकता है जब आप उसके साथ इंटेलिजेंट तरीके से बात करें। और फाइनली हमने फोर्थ पॉइंट में देखा था कि कई बार किसी डिस्प्यूट को खत्म करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि हम उनके साथ कम्युनिकेशन ना करके उस बात को अवॉइड करें। बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग, रूम में एंटर करते हैं और रूम में बैठे सारे लोग खुशी से चिल्लाते हैं, फाइनली ये आ गया। ये वो लोग हैं जिनका सब इंतजार करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सेकंड कैटेगरी वाले लोगों में शामिल होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ली लाउंडेज की बुक हाउ टू लोगों में शामिल होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ली लाउंडेज की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे जो आपको बताएंगे कि वन, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें, ब्रदर सिस्टर वाइफ एक्सेट्रा। लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो खुद है। अगर आप किसी से बात करते वक्त सेंटेंसेस इस तरीके से बोलो जिसमें दूसरे इंसान का जिक्र हो तो वो आपको पसंद करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़की आपको बोलती है मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, क्या आपको ये कॉम्प्लीमेंट ज्यादा पसंद आएगा या फिर दूसरी लड़की जो आपको ये बोलती है तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो? ऑब्वियसली हम सबको दूसरा कमेंट ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें हमारा जिक्र है। एग्जाम्पल 2, कोई आपको कहता है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा इंसान आपसे कहता है तुमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें भी आपको दूसरा कॉम्प्लीमेंट ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें आपके बारे में बोला गया है। सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज करके आप किसी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब कई लोगों को डायरेक्ट तारीफ पसंद नहीं आती और उन्हें लगता है कि लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं, स्पेशली अगर दूसरा इंसान आपसे अच्छी पोजीशन में है। तो इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम इनके बेस्ट फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के सामने इनकी तारीफ कर सकते हैं, जैसे कि मिस्टर शर्मा एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान है, वो सबका ख्याल रखते हैं। अब जब आपकी ये तारीफ आपके टारगेट को किसी और के जरिए पता चलेगी तो आप उसे
लोग पीठ के पीछे बुराई ही करते हैं और अपनी अच्छाई सुन के दूसरा इंसान आपको भी अच्छा ही समझेगा। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि मैं अब आगे हाँ करते रहते। नेक्स्ट टाइम अगर आप इसे हम बुक में दिए गए एग्जांपल से समझ लेते हैं। ऑथर सो जाती थी और उसे एक ड्राइवर की तरह फील होता था, लेकिन इस बार मैंने एक नई टेक्निक सीखी थी, पैरेटिंग टेक्निक। रिपीट कर दिया, ओ थिएटर से। फिर फिल ने कहा ऑथर को उनके घर ड्रॉप नहीं कर दिया और जाते जाते फिल ने कहा तुमसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि ऑथर को शो के बारे में कुछ नहीं पता था। नेक्स्ट पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो, तो उसे क्या जवाब दें। ये टेक्निक कहती है कि सिर्फ ये ना बोले कि मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं एक साइको एनालिसिस्ट हूँ, हमें ऐड कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एक यंग टेक्निक कहती है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो। मान लीजिए कि आप किसी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टेप करते हैं, उससे मैचिंग शूज देखते हैं, लेकिन उस पार्टी में अगर आपके पास कोई कॉन्वर्सेशन के लिए टॉपिक ही ना हुआ, तो ऑथर कहती है कि जैसे आप अपनी अलमीरा में पड़ी पहली ड्रेस ही उठाकर नहीं पहन लेते, उसी तरीके से बिना कॉन्वर्सेशन टॉपिक के पार्टी में कभी भी मत जाओ। एक कॉन्वर्सेशन टॉपिक जो हमेशा लोगों को पसंद होता है वो है न्यूज। पार्टी में जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जानने के लिए इन्वेस्ट कर दें, जैसे कि कहां पर आग लगी, कंट्री में क्या मेजर डिजास्टर चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट ने कौन सा नया बिल पास किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप लेटेस्ट न्यूज जानते हो और पैरेटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो तो आप घंटों तक लोगों से बात कर सकते हो। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि जब हमारा किसी इंसान से बात करने को मूड ना हो और हमें लगता हो कि वो अपना मुंह बंद रखे, तो हम उसे क्या बोले। इसके लिए हमें बार बार एक ही सवाल पूछता रहे, तो हमें भी बार बार एक ही टोन में सेम रिप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपकी गर्लफ्रेंड सेम ट्यूशन क्लासेस में जाते थे, लेकिन अब आपका उनके साथ ब्रेकअप हो गया है और पार्टी में आपको आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की फ्रेंड्स मिलती हैं और वो बोलती है क्या तुम लोग अभी भी सेम ट्यूशन में पढ़ते हो, तो आप कह सकते हो हाँ ट्यूशन सेम है और हम अभी अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। अगर वो दोबारा आपसे पूछती है क्या तुम लोग अभी भी सेम ट्यूशन में पढ़ते हो, तो आप दोबारा से सेम टोन में आंसर दे सकते हैं हाँ ट्यूशन सेम है और हम अपनी पढ़ाई में अभी ध्यान दे रहे हैं। अगर वो आपसे और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बेशरम होगी, दोबारा से सेम या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछती है, तो आप भी सेम टोन में एक्जैक्टली सेम आंसर दे सकते हो, जैसे कि एक टूटी हुई सीडी में सॉन्ग की सेम लाइन बार बार प्ले हो रही हो। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि हम लोगों को किस डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोले कि वो हमें पसंद करने लगे। ऑथर कहती है कि कभी भी थैंक यू को अकेले मत बोलो, दूसरे इंसान को ये बताना जरूरी है कि हम उसे किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि थैंक यू सुनकर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। थैंक यू किसी रीजन के साथ बोले। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड कस्टमर, थैंक यू फॉर बीइंग सो लविंग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि वो स्पेशल बात करने का कौन सा तरीका है जिससे लोग समझेंगे कि आप उनकी फैमिली जितने उनसे क्लोज हो। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप उनकी फैमिली जितने उनसे क्लोज हो? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले और आपको लगा कि शायद आप उन्हें पहले से जानते हो, ओल्ड फ्रेंड्स हो? देखिए, इसे लोकल लैंग्वेज में बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे कि इंस्टेंट रिपोर्ट, केमिस्ट्री, क्लोज। उनको कॉपी करने लगते हैं तो लोग हमें अपने ज्यादा करीब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर बोलती है कि अगर आप पार्टी में हैं और कोई आपको बोलता है कि मैं प्रोफेशन से वकील हूँ, तो आप भी प्रोफेशन शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, ना कि मैं एज एन इंजीनियर जॉब करता हूँ। अब ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये छोटे से चेंज से क्या होगा, मगर ये एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। और जो जिस कमरे में इंजीनियर्स काम करते हैं वो उसे ऑफिस बोलते हैं, जिस कमरे में एडवर्टाइजिंग वाले काम करते हैं वो उसे एजेंसी बोलते हैं। पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें, इसके लिए हमने 2 मेथड देखे थे, जिसमें पहला मेथड था यू कम्युनिकेशन, यानी हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स में दूसरे बंदे का जिक्र करें। सेकंड, और हो सके तो अपने टारगेट की उनके क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव के सामने तारीफ करें। नेक्स्ट था कि ऐसा क्या करें कि आपको कभी भी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूं। इसमें हमने पैरेटिंग टेक्निक देखी थी, जिसमें हमने सामने वाले के लास्ट 3 वर्ड्स को डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो, तो हमें इंटरेस्टिंग साउंड करने के लिए अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी भी ऐड करनी है। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो, तो हमें लेटेस्ट न्यूज के 2-3 टॉपिक्स को हमेशा देख लेना चाहिए ताकि कॉन्वर्सेशन जल्दी स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, जब आपका किसी इंसान से बात करने को मूड ना हो और आपको लग रहा हो कि वो बस चुप हो जाए, तो हम ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक को यूज कर सकते हैं, यानी बार बार सेम सेंटेंसेस सेम टोन में बोलने चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि हमें लोगों को सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हम उन्हें थैंक यू किस चीज के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग समझे कि हम उनकी फैमिली जितने उनसे क्लोज हैं, तो हमें उनकी ही वोकैबुलरी और टोन को यूज करना चाहिए, यानी यूज एको टेक्निक। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल बाय अभिषेक शिवनाथन से चॉल्स। किसी से भी कितना भी कैसा भी हो, पर उससे काम हो तो उसके पास जाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लीजिए। छोटी छोटी मदद कर देना, छोटी छोटी मदद मांगना। तो वो है फर्स्ट इंप्रेशन। और बहुत से लोग आपने सुना होगा कहते हैं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलता हूँ कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन, जो कि आप क्रिएट करते हैं। और कई बार ये बदला नहीं जा सकता, क्योंकि सामने वाले के दिमाग पर ऐसी छाप आप छोड़ देते हैं, वो जैसे जिस प्रोफेशन के लिए आए हैं उसी तरह की एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग के साथ एंकर करके उनको देखना चाहता है। सबसे पहली एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग सेंस। दूसरी चीज है फीलिंग्स। अब आप कहोगे कि फीलिंग्स हमारी पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करती हैं। आप जिस भी फीलिंग की स्टेट और कॉन्फिडेंट फीलिंग में है, तो आपका पोस्चर स्ट्रेट और स्ट्रांग बनता है। और अगर आप डिप्रेस्ड, डरे हुए, या फिर कई लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है, उनकी जो फीलिंग्स है, वो उनकी फीलिंग्स उनकी बॉडी को गवर्न कर लेती है और उनसे कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और कॉन्फिडेंस डाउन होने से लोगों पर वो जो इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ नहीं पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी भी कम्युनिकेशन पर जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग पर जा रहे हैं, तो ड्रेसिंग सेंस के बाद दूसरी चीज जो आपकी अपीयरेंस को निखारेगी वो है आपकी फीलिंग्स। आपको फीलिंग्स कैरी करनी है पॉजिटिव, आपको फीलिंग्स कैरी करनी है कॉन्फिडेंट। और अगर आपने ये कॉन्फिडेंस वाला वीडियो नहीं, सबसे भयंकर सबसे पावरफुल चीज बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपके कपड़े आपकी फीलिंग्स को भी जेंटल भी होनी चाहिए। जब आप एक्सपेंशन के साथ जेंटल को अटैच करेंगे तो आप देखेंगे आप एक परफेक्ट पोस्चर में आएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक परफेक्ट शेप में आएगी और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, एक्सपैंडेड भी फील करेंगे और जेंटल भी फील करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन, एक्सपैंडेड, कॉन्फिडेंट और जेंटल तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको 4 चीजों पर और भी ध्यान देना है। सबसे पहली आपकी आंखें। आपको एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है और वो आई कॉन्टैक्ट उसके हर चीज के साथ जेंटल जरूर ऐड कीजिएगा। जेंटल। आपको एक प्रॉपर स्माइल जरूर अपने फेस पर रखनी है और उस स्माइल के साथ एक वर्ड अटैच कीजिएगा। जब आप उसको एक
जेंटल स्माइल बनाएंगे, जेंटल वर्ड को अटैच करेंगे तो आप देखेंगे बहुत खूबसूरत स्माइल आपके फेस पर आएगी। तीसरी सबसे से मिलते हैं, आप हैंड शेक कैसे करते हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे, अपना नाम बताएंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं कि अपना नाम बताते हुए जैसे कहते हैं आई एम अनुराग, कहा क्या काम आपको, चाहे वो जानते हो फिर भी आपको ये चीज बतानी है, क्योंकि ऐसा करने से जितना आप अपने बारे में बताएंगे उतना ही सामने वाला इंसान आपको अपने बारे में बताएगा। जैसे आप कहते हैं कि आप अपना नाम बताते हैं कि हाय आई एम अनुराग, तो सामने वाला बंदा भी कहेगा कि हाय आई एम राजेश। आपको क्या करना है, आपको कहना है हाय आई एम अनुराग एंड आई एम द स्पीकर ऑफ टुडेज इवेंट। अब जब आप ज्यादा आपको कुछ बताएं और यहाँ पर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, क्योंकि पहली बार में ही कुछ ज्यादा बातचीत होने लगी है। जब आप ये काम करते हैं, इसके बाद जरूरी है कि आप सामने वाले ने जो अपना नाम बताया है, अगर आप उसे नहीं जानते थे तो उसके नाम को रख लीजिए, उसको अपनी मेमोरी में बिठा लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बहुत बार लगते हैं और उसे उसके नाम से पुकार के बुलाते हैं, तो ये उसके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत सुनने वाली चीज हो जाती है, अपना खुद का नाम। तो ग्रीट करते हुए आपको एक कंप्लीट स्टेटमेंट उसे देनी है अपने बारे में, और उसका नाम जब आप सुने तो उसको आपको याद करना है। सेकंड थिंग आफ्टर ग्रीटिंग इज फाइंड समथिंग कॉमन। आप में और उनमें कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, एक सेफ की फीलिंग आती है, और जब किसी में आप सेफ की फीलिंग जनरेट करते हैं तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन वहां पर एस्टैब्लिश होता है। तो ग्रीट करने के बाद सबसे जरूरी चीज है कि कुछ कॉमन फाइंड आउट कीजिए, और ये कॉमन फाइंड आउट करने के बाद तीसरा काम जो आपको करना है वो आपको कुछ अच्छा नोटिस करना है। कॉम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन याद रखिए ये कॉम्प्लीमेंट पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं। कोई ऐसी चीज जो उनको भी लगे कि यार वाकई में ये बहुत अच्छी चीज थी और सामने वाले इंसान ने नोटिस की है। नाइस रूम, वंडरफुल पार्टी, वंडरफुल एटमॉस्फेयर, कुछ भी आप बताएं सामने वाले को अच्छा नोटिस करके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर बताएं, इससे एक बहुत सुंदर कनेक्शन। बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज इसको सुनना है कि आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है, लेकिन हम बहुत से शुरू कर देते हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो हो सकता है सामने वाले को कम पसंद हो या ज्यादा पसंद हो, लेकिन अपनी पसंद से ही बोल रहा है, इस सामने वाले की पसंद का काम कर रहे हैं। बी अ गुड लिसनर एंड बिकम एन एक्टिव लिसनर। बहुत ध्यान से, कॉन्शियसली, और सुनने में एक बात कही जाती है कि सामने वाले इंसान को इसलिए न सुने कि आप उसके बाद क्या कहेंगे आप इसलिए सुन रहे हैं। आप सामने वाले इंसान को इसलिए सुने कि आपको बस सुनना है। शायद इसी इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कम्युनिकेशन बेटर कर पाएंगे। तो ऐसा कनेक्शन जो आपकी आने वाली कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी नींव रखेगा। आने वाले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे करना क्या है। आपको अपने दोनों हाथों को तरीके से लगाना है, तो हाथ गर्म हो जाएंगे, गर्म हाथों को एक्सरसाइजेस और गर्म रेश में अपना रुमाल, साफ रुमाल होना चाहिए, उसे टच करेंगे, रुमाल गर्म हो जाएगा, फिर उस रुमाल को स्किन के हाथ के स्किन के साइड करके उससे आंखों की सिकाई कीजिए। सिकाई करने से छोटी मोटा इंफेक्शन आफ्टर वज्रासन यूज दिस ऑल एक्सरसाइजेस कि आंखों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाएगा, और जिससे कि आपका रेडनेस कंट्रोल में आए। खाना खाने के बाद वज्रासन में इस तरह से बैठें और थोड़ा सुसुम पानी ले लें, और उसमें एक यूज रुमाल विथ या फिर गुलाब कुछ जल, कपड़े को गुलाब जल यूज सुसुम करो। पानी में भिंगो कर आंखों पर यूज करें, आंखों को पूरी तरह से सेकें, और रुमाल को पूरी तरह से चेहरे पर यूज करें। ठंडक और गर्मी सभी को आंखों पर पूरी अच्छी तरह से सेकें। इट्स फॉर डीप रिलैक्सेशन, इट्स फॉर डीप रिलैक्सेशन। आंखों की एलर्जी को दूर करने के लिए ठंडी सिकाई का उपयोग कर सकते हैं। यह आंख की एलर्जी दूर करने के घरेलू उपायों में से एक है जो आ सकता है। इसके लिए आप किसी मखमली या कोमल के टुकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। पानी में डुबो दें, इसके बाद बर्फ के अतिरिक्त पानी को निचोड़कर निकाल दें और इस कपड़े से अपने आंखों की सिकाई करें। कपड़े की ठंडक बाहरी प्रभाव के कारण आंखों में होने वाली खुजली और सूजन को दूर करने में मदद करती है। इस उपाय को आप 5 से 10 मिनट के अंतराल में दोहरा सकते हैं। इसके अलावा सब औषधीय गुणों से घोल दें और इस गर्म पानी में किसी छोटे कपड़े को भिगो दें, सिकाई करें। यह आंख आने की समस्या या अन्य किसी प्रकार की आई आपको लाभ पहुंचाने में गुलाब जल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो नियमित रूप से 2 से 3 दिनों तक गुलाब जल की कुछ बूंदें आंखों में डालें। यह आंख आने जैसे संक्रमण को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा आप गुलाब जल में रुई को भिगोकर अपनी आंखों के ऊपर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आंखों की जलन भी शांत हो जाएगी। यह और आंखों की एलर्जी दूर करने का घरेलू उपाय है। नमक करने के लिए आप ककड़ी सबसे पहले आप पानी को उबाल लें और इसे हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फिर इस रुई की मदद से इस पानी से अपनी आंखों को पोंछ लें। यह सूजन को कम करने के साथ साथ आपकी आंखों की अशुद्धियों को भी दूर करने में मदद करता है। पानी इस्तेमाल नहीं करना है। आंखों में खुजली के उपचार के रूप में ऑरेंज विटामिन सी की उच्च मात्रा दोहराएं। कैमोमाइल चाय काट लें। इस स्लाइस को 10 से सुबह सुबह मंत्र के उच्चारण के साथ फिजिकल एक्सरसाइजेज करें, और शाम अथवा रात को जुनून सॉन्ग सुनते हुए फिजिकल एक्सरसाइज, शाम अथवा रात को जुनून सॉन्ग के साथ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। बताता हूँ आपको, हर ग्रेट स्पीकर पहले खराब स्पीकर हुआ करता था। मैंने भी पहला लेक्चर अपनी लाइफ में गुरुकुल में दिया था, जब मैं वृंदावन में रहा करता था, और जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करके गया सब कुछ भूल गया। ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेन्ड। प्रैक्टिस, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी समझ में नहीं आ रही किसके सामने करूं, तो जूनियर्स के सामने करो, छोटे बच्चों के सामने करो, आपको जज नहीं कर पाएंगे। छोटे बच्चों के सामने जज करते रहोगे ना, वो आपको जज नहीं करेंगे, आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस करते हो, एक बार मैं कपिल सिब्बल जी के साथ बैठा था, बड़े लॉयर हैं, बड़े वकील हैं, आजम खान जी का केस लड़ने जा रहे थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, और 1 घंटा हम उनके साथ बैठे, तो कोर्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं पूरा 1 घंटा हमको सुनाते रहे। हमको मालूम है एक्चुअली वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, हमको सुनाते सुनाते। तो ये फियर को जीतने का तरीका है, यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट।
If you cannot explain it simply, you don't understand it well enough and therefore you cannot explain it simply. अगर आप अपनी पोजीशन को 8 शब्दों में नहीं रख सकते, आपकी कोई पोजीशन ही नहीं है। की बात करने के लिए 1 घंटे की प्रिपरेशन लगती है शुरुआत के दिनों में। और आपको भी कह रहा हूं, अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो कहते हैं कि यज्ञ को अगर बीच में छोड़ दो तो फल नहीं मिलता। इसलिए 10 डे एमबीए को भी यज्ञ मान के यहां से अगर छोड़ के जाओगे तो फल कहां। मैं बोल नहीं पाता तो मैं आज आपको डर नहीं डेयरिंग बना दूंगा। इस सेशन के खत्म होते होते आप डेयरिंग हो जाएंगे। मालूम है हीरो एक मनोज बाजपेयी आज बहुत अच्छे स्पीकर माने जाते हैं, लेकिन शुरू में जब वो बिहार से दिल्ली आए थे ना, तो उन्हें अपने कम्युनिकेशन को लेकर बहुत दिक्कत थी। उनके रूममेट्स उनका मजाक उड़ाते जब वो अंग्रेजी बोलते थे। उनके बिहारी टोन के अंदर जब वो अंग्रेजी बोलते थे तो उन्होंने कहा कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, चलो मैं ये एंटरटेन ही कर लेता हूं, और यही बैड इंग्लिश बोल बोल के उनको एंटरटेन करता रहूंगा, क्योंकि अगर नहीं बोला तो कभी नहीं सीख पाऊंगा। और वो बोलते 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 आज ऐसा सीख गए। देखो, 2 आज प्रोफेसर बड़े फेमस है, खान सर, विकास दिव्य कीर्ति सर। दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग है। खान सर स्पीड के साथ बोलते था, विकास सर आराम से बोलते हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी। लेकिन दोनों के कंटेंट में जोक्स भी है, डेटा भी है, रेफरेंस पॉइंट भी है, रियल लाइफ एग्जांपल भी है, आइसोलेशन में कोई बात नहीं करते। उनकी सारी टेक्निक्स आज मैं आपको देने वाला हूं, अपनी टेक्निक्स भी देने वाला हूं कि डिफिकल्ट फेल हो जाओगे। और लेकिन अगर आपको लगता है आप अच्छे से बात कर सकते हो तो आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे। अगर आपने इन्फ्लुएंस किया तो आप दुनिया को बदल सकते हो। इट डजंट मैटर व्हेन यू स्टार्ट, व्हाट मैटर्स इज दैट यू शुड स्टार्ट। आज शुरू करेंगे। ज्यादा खतरनाक डर होता है लोगों के सामने बोलना। 75% लोग आज भी घबराते हैं पब्लिक के सामने बात करने में। कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे आपके पर्सनालिटीज, दे आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। देयर इज नथिंग एज पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट। पब्लिक स्पीकिंग इज स्किल। ये टैलेंट नहीं है, ये स्किल है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल बोला जाता है, पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट नहीं। स्किल को डेवलप कर, फिर बता रहा हूं, पब्लिक स्पीकिंग जो चाहे आपको क्लाइंट, कस्टमर, मीटिंग, डिस्कशन कहीं भी बोलने का अभ्यास करने लगे, समझ लो कि आप अच्छे स्पीकर बन चुके हैं। जब आपके बारे में सीखी होती है, जिसमें कोई पहली चीज सब्जेक्ट को अपने अंदर घुसाओ जो बोलने वाले हो, फिर दूसरी चीज सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को घुसा लो, और फिर तीसरी चीज उसको लिसनर्स तक पहुंचा दो। बिना बात के नहीं बोलना है, सब्जेक्ट को अंदर घुसाना है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है, मूर्ख व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसको बस कुछ बोलना है। तो स्पीकिंग दूसरी स्ट्रैटेजी है, स्टोरी फ्यूजन इज कम्युनिकेशन। जब तक आपकी कम्युनिकेशन में कहानी नहीं होगी, की हुई मैं रोटी लेके कोला था, जैसे पूरा का पूरा चैनल में बहुत सारे स्टार्टअप कोई आता था फंड मांगने के लिए इन्वेस्टर से, तो 4 चीजों का ध्यान रखता है। पहला, अपनी कहानी सुनाता है। दूसरा, बाजार की प्रॉब्लम को समझाता है। तीसरा, अपने प्रोडक्ट को बताता है। चौथा, अपने प्रोडक्ट से क्या सॉल्व करता है वो बताता है। तो यानी कि रिसर्च कहती है कि अटेंशन स्पैन में कहानी अगर सुनाओगे तो ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, वो जागृत हो जाता है। मेमोरेबल प्रेजेंटेशन जो भी होगी उसके अंदर कहानी जरूर होगी। हर एंटरप्रेन्योर एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर की तरह काम करता है। अगर हिस्ट्री को स्टोरी की फॉर्मेट में अगर समझा रहा हूं, 25 गुना लोग ज्यादा आपको याद रखेंगे अगर आप कहानी के मामले से, कहानी के तरीके से समझाओगे। इफ यू डोंट यूज स्टोरीज, लोग आपकी स्पीच को एंजॉय तो करेंगे लेकिन याद कुछ नहीं रख पाएंगे। याद है मैंने बिजनेस योगा में भगवत गीता किया था, GWR, जैसे 25 कहानी आ गई तो आप सेल्स डील भी कर सकते हैं, अपना एक्साइटिंग आइडिया दूसरों को बता सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू प्रीच, पुट स्टोरीज इन योर स्पीच। दोबारा बता रहा हूं, 18 मिलियन में हम क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये कहानी थी, बस कहानी थी, इससे आपका अटेंशन मैंने ले लिया। मैं यही बोल रहा हूं कि अगर कहानी बताओगे, रैग्स टू रिचेस की कहानी होती है। कितनी सारी कहानियां होती हैं, शुरुआती लाइफ में टेरिबल अर्ली लाइफ, फिर उसके बाद जिंदगी के बहुत सारे स्ट्रगल, फिर हिट करता है रॉक बॉटम, आदमी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, फिर उस क्राइसिस को जीतते हुए निकल के आता है और बाद में वो विनर हीरो बनता है। कहानियों के तरीके हैं बहुत सारे। आप ध्यान देना, मैं कंट्रीब्यूटिंग तरीके से आपको सिखा रहा हूं। वो आप अपने एम पे प्राइस जानते हैं। कोई भी एड फेमस तब होती है जब उसमें अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज हो, जिसमें अचानक लोग मुस्कुरा दें, जिसमें अचानक हंस पड़े, जिसमें अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स हो, जिसमें लोग एकदम आखिरी तक स्टोरी तक चिपके रहे। जिस भी कहानी का क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल है वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। जिस एडवर्टाइजमेंट का क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल है वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसी तरह जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसी पे आपको ध्यान रखना है कैसे उसको करेंगे। मैं जब 10 डे एमबीए की बात करता हूं ना, मेरे को याद आ रहा है वो 3 इडियट मूवी में मैंने एक आमिर खान को देखा था। ओपनिंग से इंप्रेशन बनता है और बढ़िया क्लोजिंग हो कम्युनिकेशन में तो रिटेंशन मतलब याददाश्त में रह जाता है। ये कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग, किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाओगे ना, 15 सेकंड की अगर कोई रील भी देखते हो ना तो पहले 4 सेकंड में अच्छी नहीं लगी, आप वो रील छोड़ देते हो भाई, देखते नहीं हो आप। ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। मेरे को याद है जब मैं स्कूल में एग्जाम दिया करता था ना, तो जो भी थ्योरी के एग्जाम होते थे तो उसमें किसी मास्टर ने मुझे समझाया कि भैया देखो ऐसा है, जब थ्योरी लिखनी हो तो पहली की 4-5 लाइनें और आखिरी की 4-5 लाइनें बहुत बढ़िया से लिख देना, बीच में जो भी है कोई बहुत ध्यान नहीं देता। ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओपनिंग से इंप्रेशन बनता है, क्लोजिंग से इंप्रेशन बना रह जाता है। तो कैसे करोगे ओपनिंग या क्लोजिंग? या तो कोई मेटाफर सिमिली से चालू करो, कंपैरेबल से, या कोई ब्रेन टीजर दो सामने वाले को, चैलेंज क्वेश्चन दे दो, कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल से शुरू करते हो, हां, कोई बढ़िया वीडियो चला देते हो, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे देते हो, कोई गोल्डन स्टेटमेंट दे देते हो, कोई डेटा फैक्ट स्टैटिस्टिक्स फिगर दे देते हो, कोई जोक दे देते हो, कुछ दे देते हो, क्यूरियोसिटी जनरेट करते हो और ओपनिंग को स्ट्रांग करते हो। ज्यादातर लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि वो अपनी तारीफ करनी शुरू कर देते हैं, और जो आदमी अपनी तारीफ करना शुरू कर देता है ना, देखो तो है ना डेटिंग की तरह है, अगर अपनी तारीफ करोगे तो दूसरी बार डेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा लाइफ में। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। एक बार टीचर ने बच्चे से, तुमने अगर कल होमवर्क ना बना दूंगा सर मुर्गा मत बनाना, मटर पनीर बना देना, वेजिटेरियन हो। अब अगर आपने कोई जोक सुनाया ना तो शुरुआत अच्छी बन जाती है। एक बार टीचर स्टूडेंट से बोली, साल में 3 से 4 बार हो जाती है। कोई रॉन्ग क्लोजिंग अगर करनी हो तो पीक एंड रूल को याद रखना। ये जो दे रहा हूं ना, मेरे मैनुअल में भी लिखा हुआ है, इनको नोट करते रहना। पीक एंड रूल होता है कि जब भी आपकी कन्वर्सेशन खत्म हो रही हो, कम्युनिकेशन खत्म हो रही हो, तो पर्सनालिटी ऐसी हो कि जाते जाते पीक वाला बिल्कुल इमोशन छोड़ जाओ माइंड में, इतना मुस्कुराहट छोड़ जाओ उसके माइंड में कि उसके मुंह से निकले, अरे वाह क्या आदमी था। प्रिपेयर करके जाना, कभी भी जिंदगी में कम्युनिकेशन स्किल सीखनी हो ना, कैसे प्रिपेयर करके जाना कि एंड कैसे छोड़ूंगा, एंड पे क्या स्टोरी, क्या ह्यूमर, क्या कॉल टू एक्शन, क्या फीलिंग, क्या इमोशन, क्या एक्सप्रेशन देके जाऊंगा, कैसे वो एनर्जाइज हो जाएगा, कैसे वो हाईली मोटिवेटेड होकर जाएगा, कैसे वो मुझे याद रह जाएगा। जाने मन पढ़ाई में लाखों इन्वेस्ट करने के बाद भी जब जॉब लेने जाओगे ना तो मोए मोए हो जाता है, सिर्फ नहीं।
जैसे मैं बोलता हूं ना, मैं कभी हारता नहीं है तो जीतता हूं या सीखता हूं। आज भी इतना कलेश हुआ मेरे खिलाफ, अभी साबित कुछ नहीं हुआ, साबित अभी होएगा, दिमाग में घुस जाएगा सारा ज्ञान। ऐसे करो प्रेजेंटेशन की लगे गोल्डन स्टेटमेंट की हो रही है बरसात, सामने वाला भी खुश होकर के तालियों के साथ कहे वाह क्या बात क्या बात क्या बात। तो ये प्रोग्राम बहुत काम आने वाला है। ये अपने टीमिंग नॉन राइमिंग कोट्स एंड डायलॉग्स, इनको बोलते हैं लैंडमाइन अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन। लैंडमाइन का क्या होता है? जो जमीन के अंदर होता है, जो जमीन के ऊपर से दिखता नहीं है। ऐसे में कोड डायलॉग बोल दो चले और आपका कम्युनिकेशन से वो कन्विंस भी हो जाए। लैंडमाइन कमांड, हिडन कमांड लगाने के लिए लगाना पड़ता है जैक, वैसे ही 10 डे MBA कराएगा बिजनेस में बाउंस बैक। बाद में क्या याद, आपका हर बात को लोग सुनने आएंगे जब पंच लाइन के लिए आप बड़े मशहूर हो जाएंगे। आपको पंच लाइन यूज करनी आनी चाहिए, अलाइटरेटिव यूज करना आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें पता नहीं चलती हैं। लोग ब्रांड के नाम कैसे रखते हैं, रेंज रोवर, मिनट मेड, ब्लैकबेरी, डोनाल्ड डक, टेस्टी ट्रीट, है ना, किंग कॉन्ग, पेपैल, बड़ा बिजनेस, रोड रनर, किट कैट, हीरो होंडा, अमेरिकन एयरलाइन, ये क्यों रखते हैं? बर्बरी, कोका कोला, ये क्यों रखते हैं? ब्लॉकबस्टर, मिकी माउस क्यों रखते हैं? अलाइटरेटिव, ये चीजें याद रह जाती हैं। ये स्टाइल है। जब 2 मिनट में मैगी बन सकती है, इनो 6 सेकंड में काम कर सकता है, तो 10 दिन में मैं MBA को नहीं पढ़ा सकता। भाई साहब डिग्री डिप्लोमा वाला MBA नहीं। कंपेयरिंग दी अनकंपेरेबल, ये भी कम्युनिकेशन की एक स्ट्रैटेजी, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। एनालॉजीज और मेटाफर से यूज करते हैं कि कोई चीज जो कंपेयर नहीं हो सकती उसको कंपेयर करके बिना कंपेयर किए अपनी बात को कह दें। जैसे मैं आपको इसको पहले साधारण उदाहरण से शुरू करता हूं। ये बोलती है मेरे चांद का टुकड़ा, कंपेरेबल आता है, बोलते लड़का हीरा है, हीरा। बड़ा कंपैरिजन किया जाए ना, उसको बोलते हैं मेटाफर एंड सिमिली। ये चांद का रोशन बदन पे लेटे हुए, ये शमीज़ जुल्फे, चंदा सूरज है तू, आप इसे यूज कर सकते हो। कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल, ये आपकी कंटेंट की लाइफ को बहुत इजी कर देता है और सामने वाले को कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट तरीके से, आसान तरीके से समझा सकता है। सोचो बुद्धिमान आदमी की तरह, लेकिन बात करो सामने वाले की भाषा में कि उसको कौन सी भाषा समझ में आएगी। मैं कुछ उदाहरण एग्जांपल क्या होते हैं, जो मुहावरे कहावतें होती हैं। जैसे घर में कोई चीज ढूंढना मतलब भूसे के अंदर सुई ढूंढने के बराबर है, मतलब सामान ढूंढना मुश्किल है, दीवार पे सर मारने जैसा है। जैसे मैं कर रहा हूं, आई गेट बिजी लाइक अ बी, मतलब मेरे पास आज सांस लेने का भी टाइम नहीं है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं जिसमें आप कंपेयर करके आराम से अपनी बात को कह सकते हो। लाइफ हैज बिकम रोलर कोस्टर। दिल्ली जून के महीने में इट इज ऑलमोस्ट लाइक ओवन, शार्प फोकस। अब लेजर शार्प फोकस, फोकस को आप लेजर के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हो। जैसे वेफर स्लिम मार्जिन, वेफर स्लिम, आपको पता है वेफर पतला सा होता है, वेफर स्लिम मार्जिन यानी कि धंधे में मार्जिन नहीं है, बिना मार्जिन का धंधा है। कंपेरेबल, कंपेरेबल। एक चुटकुला सुनाता हूं, मास्टर जी बोले एक बार, बेटा और भाषण में क्या अंतर होता है? तो गोलू बोला, पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है और अपनी बीवी का शब्द तो भाषण होता है। कंपेरेबल की तरह स्ट्रैटेजी में और अच्छे अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन से कोई नहीं सिखाएगा, कहीं पे फ्री में मिल रही है, नोट्स बना ले, रेफरेंस पॉइंट। अब जाते हो देखा लोगों ने कि फोटो दिखाते हैं, भैया ऐसा हेयर कट कर दो। शॉपिंग करने जाओ, दुकानदार को क्या बोलते हैं, फोटो दिखा, भैया कोई ऐसा कपड़ों का डिजाइन दिखा सकते हो। इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये कैसे आप कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करोगे? इससे डिसएडवांटेज, जब अपनी बात को समझा रहे हो ना, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंपैरिजन में दिखाओ। मैं ऐसे समझाता हूं आपको। कभी आपने गंजे आदमी के बाल उगाने की ऐड देखी है? पहले वही आदमी गंजा दिखता है, फिर उसी के साथ में बाल दिखते हैं, तो वो बात जल्दी समझ में आती है कि हाँ बाल उग रहे हैं। कभी पतला करने की ऐड देखी, पहले एक मोटा आदमी दिखता है, उसी के साथ में कंपेरेबल पतला दिखता है, तो वो क्या है, कंपैरिजन के साथ ना कम्युनिकेशन रजिस्टर हो जाता है। पहले प्रॉब्लम बताओ फिर सॉल्यूशन बताओ, तो वो सॉल्यूशन की वैल्यू बढ़ जाती है। पहले कॉज बताओ फिर इफेक्ट बताओ, तो इफेक्ट की वैल्यू आ जाती है। पहले रिस्क समझाओ फिर अपॉर्चुनिटी समझाओ, तो अपॉर्चुनिटी में वैल्यू आ जाती है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इसको। अपनी स्पीच को भी जब बातचीत कर रहे हो लोगों के साथ डिवाइड कर सकते हो, पहले पास्ट बताओ फिर फ्यूचर बताओ, बात समझ में आ जाती है। पहले टुडे बताओ फिर टुमारो बताओ, बात समझ में आ जाती है। ये मैं सटीक तरीके, गैस नहीं है कंटेंट के अंदर। मैं अब मेरा जो फेवरेट एग्जांपल था वो मैंने एक दफा श्री अब्दुल कलाम जी की वीडियो में बताया था कि जिस तरह ने राज्याभिषेक के समय उस केवट को इनवाइट किया था जिन्होंने मदद करी थी उनको नदी पार करने में, ठीक उसी प्रकार अब्दुल कलाम जी ने जब उनका राज्याभिषेक हुआ, वो राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने उस मोची को इनवाइट किया था जिसने अपने गरीब समय में, अपने तकलीफ के समय में उनके जूते फ्री में से लेते। ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब्दुल कलाम जी को श्री रामचंद्र जी के साथ में जब बताया, अब वो रामचंद्र जी तो नहीं है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई, बात जल्दी समझ में आ गई। कंपेरेबल और रेफरेंस पॉइंट के साथ जब बात होती है ना, जल्दी समझ में आ जाती है। मैं भी इसको अपने हर पेड प्रोडक्ट में यूज करता, फ्री कंटेंट है मेरा, बड़ा बिजनेस इंपैक्ट आउटकम ओरिएंटेड है। कंपेरेबल स्ट्रैटेजी, पर्सनैलिटी ग्रोज विद प्रिपरेशन, नेवर स्पीक अनप्रिपेयर्ड। पर्सनालिटी आपकी मजबूत होती है, शुरुआत आपको प्रिपरेशन से ही करनी पड़ेगी। आज अमिताभ बच्चन को डायलॉग बोलने में टाइम नहीं लगता, आज वो बहुत सेकंड्स के अंदर बोल देते, लेकिन शुरुआत में प्रिपरेशन में बहुत समय गया था। प्रिपरेशन में देखो भाई लोग, प्रिपरेशन की कभी भी ना, हमेशा बी प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपर्ली रिहर्स्ड। खाली प्रिपेयर्ड स्पीकर ही कॉन्फिडेंट होता है। मैं भी कोई कट्स नहीं लेता, टक 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 चलता हूं, बहुत स्पीड से बात करता हूं, मेरा वर्ड्स पर मिनट ज्यादा होता है। क्यों? मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड होता हूं। अगर आज आपसे बात करने आ रहा हूं, मेरा एक रूल है, 1:3 रूल। पहले 30 मिनट के रिहर्सल में मेरे को कंफर्ट आता है, फिर दोबारा 30 मिनट के रिहर्सल में मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है पूरा, और तीसरी बार 30 मिनट के जैसे ही रिहर्सल किया परफेक्शन आ जाता है। तो पहले कंफर्ट, फिर कॉन्फिडेंस, फिर परफेक्शन। तो क्या हुआ, 3 बार प्रैक्टिस किया। मेरे YouTube वीडियोस भी इसी तरह रहते हैं, एकदम जर्क फ्री रहते हैं। मेरे एडिटर्स भी इसलिए बहुत खुश रहते हैं। अब्राहम लिंकन की आपने बात सुनी ना, अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं, अगर मेरे को 6 घंटे दोगे एक पेड़ को काटने के लिए, पहले 4 घंटा धार लगाऊंगा, प्रिपेयर करूंगा, फिर 2 घंटे में काट दूंगा। कोई भी स्पीच जिंदगी में अब्राहम लिंकन डिलीवर करने से पहले घंटों स्पीच अपने शीशे के सामने प्रैक्टिस करते थे। सुनो मेरी बात भाई, सुना आपने, बचपन में करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पन। अल्प बुद्धि आदमी तो बुद्धिमान बन सकता है, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन ये स्किल है, ये टैलेंट नहीं है। स्पीकिंग टू पब्लिक इज एज इजी एज जस्ट नोइंग योर सब्जेक्ट मैटर। प्रिपेयर होकर जाओ, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पांव, एक शब्द में औषधि, एक ही शब्द में घाव। अच्छी जो स्पीकिंग है, अच्छा जो कम्युनिकेशन है, उसमें 3/4 प्रिपरेशन है, 1/4 जेस्चर है आपका बस। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्या बोलना है, तो कस्टमर को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अपना
कोई भी प्रकार का फियर को जीतने का तरीका यही है, यू शुड कंप्लीटली नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, दैट्स कॉल्ड प्रिपरेशन इज द की। पर्सनालिटी प्रिपरेशन से बनती है आपकी। जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है, यही जीभ आपकी। ऐसा एक बार तब उनसे पूछ लिया, क्या पूछा? टीचर ने बोला, हे लड़के, बोले जी मास्टर जी, भाग्य और दुर्दशा में क्या फर्क होता है? और दुर्दशा में क्या फर्क होता है? अगर स्कूल में आग लग जाए तो स्कूल की हालत खराब हो जाएगी, इसको कहते हैं दुर्दशा, स्कूल की दुर्दशा हो गई सर। और इतनी आग लगने पे भी अगर आप जिंदा बच गए तो ये हमारा दुर्भाग्य। बेचारे की बहुत पिटाई हुई, बहुत कुटा। लेकिन एक बात बता, हर ग्रेट स्पीकर पहले खराब स्पीकर हुआ करता था। मैंने भी पहला लेक्चर अपनी लाइफ में गुरुकुल में दिया था, जब मैं वृंदावन में रहा करता था। और जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करके सब कुछ भूल गया। ग्रेट स्पीकर आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेन्ड, प्रैक्टिस। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी समझ में नहीं आ रही, किसके सामने करूं? तो जूनियर के सामने करो, छोटे बच्चों के सामने करो, आपको जज नहीं कर पाएंगे। छोटे बच्चों के सामने जज करते रहोगे ना, वो आपको जगह केस लड़ने जा रहे थे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, और 1 घंटा उनके साथ बैठे तो कोर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट करने वाले हैं पूरा 1 घंटा हमको सुनाते रहे। हमको मालूम है एक्चुअली वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, हमको सुनाते। तो ये फियर को, you to know what you're talking about. If you cannot explain it simply, you don't understand it well enough, and therefore you cannot explain it simply. अगर आप अपनी पोजीशन को 8 शब्दों में नहीं रख सकते, आपकी कोई पोजीशन ही नहीं है। फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन, जितना सब्जेक्ट मैटर जान जाओगे उतनी कन्विक्शन आएगी, जितनी कन्विक्शन आएगी उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर कंटेजियस अपने आप बाहर निकलता चला जाएगा। वरना आपकी लो एनर्जी होगी, मोनोटोनस वॉइस होगी, डल फेशियल एक्सप्रेशन होगा। एंथुसियाज्म जो है ना, ऑडियंस के लिए स्पीकर की सबसे बड़ी डिजायर्ड क्वालिटी होती है। अगर कोई स्पीकर उसमें एंथुसियाज्म नहीं है तो ऑडियंस को सुनने में कोई मजा नहीं आता। तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपके खून में ना आ जाए, जब तक आपके डीएनए में ना आ जाए, तब तक प्रैक्टिस करो। एंथुसियाज्म, मैं भी पहले कभी बैठ के वीडियो बनाता था, वापस खड़ा हो गया हूं। मेरी सारी 206 की 6 हड्डियां इस समय हिल के हाईली एक्टिव और अलर्ट रहती हैं आपके साथ में। आपका कस्टमर, आपकी तबीयत खराब है या आपके साथ कोई तकलीफ है, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एंथुसियाज्म है वो कंटेजियस होना चाहिए। अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो वो भी एक्साइटेड नहीं होगा। जितनी मात्रा में आप देखो, मेरी बात सुनो भाई साहब, 1% डाउट मतलब 100% डाउट। 100% डाउट पूर्ण कन्विक्शन के साथ आपको जाना चाहिए। आपको वही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। एक्सप्रेसिवली, स्माइल के साथ, सिंसियरली, नेचुरली, व्हेन यू प्ले एंड एंजॉय विद योर कंटेंट, व्हेन यू फील द कंटेंट, जब आप एक महसूस करके बोलते हो ना। एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था, बैक स्टेज पे एम्बुलेंस खड़ी थी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं स्टेज पे था, बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन इवेंट नहीं छोड़ सकता क्योंकि 3000 लोग आए थे, 3000 लोग मेरे कारण आए थे। लेकिन कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता आपकी तबीयत खराब है नहीं खराब है। मैं पूरे एंथुसियाज्म के साथ किया था, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। क्योंकि भाई मेरी बात सुनो जाने मन, मुंह से बोला हुआ कान तक जाता है, दिमाग से बोला हुआ दिमाग तक जाता है, दिल से बोला हुआ दिल तक जाता है, और वही पूरी बात समझ में आता है, और वही हमेशा याद रह जाता है। यू आर अ ग्रेट स्पीकर इफ योर टंग कैन डिलीवर द मैसेज ऑफ योर हार्ट। वो इमोशनल ट्रूथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलेक्चुअल ट्रूथ। वो इमोशनल ट्रूथ देना है। क्योंकि देखो, ऑलवेज गिव अ स्पीच दैट यू योरसेल्फ वुड लाइक टू हियर। वही क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेशन स्किल सीख करना है आपको। कम्युनिकेट करना है कम्युनिटी की भाषा के अंदर। कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए ग्लोबल नहीं होना पड़ता, लोकल होना पड़ता है। जब दिल का तार जुड़ेगा तभी कारोबार बढ़ेगा आपका। कभी किसी सीरियल या फिल्म में आपने शहर की कोई जगह आप कभी भी देखो ना कि आप अगर मिर्जापुर से हो तो मिर्जापुर की सीरीज आप छोड़ोगे नहीं, आप जरूर देखोगे। चाहे बाकी देश में कोई देखे, बहुत सारे लोग नहीं भी देखे, पर आप मिर्जापुर से हो तो मिर्जापुर की पूरी सीरीज देखो। क्यों? आपकी बोली, आपकी भाषा, आपके लोग, आपको अच्छा लगता है। रीजनल कनेक्ट, इसीलिए बोल रहा हूं कम्युनिकेट लाइक अ कम्युनिटी। जैसे मैं गुजराती इतने अमीर कैसे बने, तो गुजराती लोगों से कनेक्ट हो गए दोनों देश में। बैठ जाइए। मराठी ऑडियंस है बस आ, अगर बंगाली ऑडियंस है बोशून, और अगर नेपाली अच्छा फील महसूस करते हैं। मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री से भी सीखा, वो भी लोगों की भाषा में कुछ ना कुछ बात जरूर करते हैं। जब गुजराती में आप बात करोगे तो बोलोगे बेसी जाओ, बेसी जाओ। पंजाबी में बात करोगे बह जाओ। आप उड़ीसा में बात करोगे बोसुन तू। तो आप फेमस फ्रेज की भाषा में जोक्स को भी लोकलाइज डायलेक्ट में जब बात करते हो, स्पीक लाइक यू टॉक नॉट लाइक यू राइट। जैसे लोग बात करते हैं वहां पे, जैसे गुजरात में बोलते हैं ना केम छो बका, जीवन का एक मोटू कर पूछे। नेपाल में जब मैं गया, मैंने आते वहां पे एक बार स्टेज पे बोला, मुंह डॉक्टर विवेक बिंद्रा नेपाल माछू। बड़े खुश हो गए यार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज नेपाल में हूं। पीपल विल फॉरगेट बट दे विल नॉट फॉरगेट हाउ डू यू मेक देम फील। उनको फील कराने के लिए उनकी भाषा में कम्युनिकेट लाइक अ कम्युनिटी। आज ये वीडियो मैं बहुत मेहनत करके जो बना रहा हूं आपको, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, पर्सनालिटी जितनी विजुअल उतना अच्छा रहता है। जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना तो आदमी सुनता रह जाता है, उनके चेहरे, उनके एक्सप्रेशंस को देख करके। देवानंद का डायलॉग भले ही कोई भूल जाए, पर वो जो फ्रेंच कैप पहन करके जो उनका हाथ हिलाने का तरीका था ना, वो सबको याद है। आदमी की पहचान जो है उसकी पर्सनालिटी से बनती है। और लैंग्वेज नहीं, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, लैंग्वेज की नहीं, पर्सनालिटी में बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। इसको बोलते हैं वर्बल, विजुअल, वोकल। 3 चीजें होती हैं, वर्बल, विजुअल, वोकल। अगर आप विजुअलाइज करते हैं, ज्यादा चांसेस है लोग आपके विजुअल, आपकी बॉडी लैंग्वेज को याद रखें। मैं वर्बल, विजुअल, वोकल समझा देता हूं। जो आपका जो कंटेंट है, जो बोल रहे हो, वो खाली 7% है, जिस टोन में बोल रहे हो वो 38% है, और बचा हुआ 45 के बाद 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस लगते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दम होता है, ज्यादा इंपैक्टफुल लगते हो, लोग याद रखते हैं ज्यादा, जब ऑनेस्ट एग्रेशन होता है। मैं आपको फर्क समझा देता हूं, आसान कर देता हूं भाषा में। वर्बल का मतलब है आपके कंटेंट क्या है, आपके शब्द क्या, आपकी स्पीच क्या, आपकी लैंग्वेज क्या, आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो, क्या कंटेंट बोल रहे हो। दूसरा वोकल, वोकल मतलब कौन सी वॉल्यूम में बोल रहे हो, किस पिच में बोल रहे हो, किस टोन में बोल रहे हो, आपका रेट ऑफ स्पीच कैसा है, आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी है, आपका इमोशन कैसा है, वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, कभी ऊपर है कभी नीचे है, सही समय पे पॉज है। पर जो विजुअल है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भाई, वो आपका पोस्चर, वो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन, वो आपके बॉडी के जेस्चर, वो आपकी अपीयरेंस, वो आपका आई कॉन्टैक्ट, सीधा आंख में आंख डाल करके देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने वो गाना सुना होगा ना,
ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, ऐसे कोई गाना था। लेकिन आपको बता दूं कि बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिम में दिन रात एक करके आपने बॉडी तो बना ली, लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, बॉडी बनाने से बात नहीं, पर बॉडी लैंग्वेज अगर होगी दमदार तो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा यादगार। तो जो दिखता है वो देर तक दिमाग में टिकता है, इसलिए आपको विजुअल रहना पड़ेगा। पर्सनालिटी विजुअल होती है। अब दुनिया का सबसे अच्छे स्पीकर जितने भी हैं उनकी अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो बैटल ऑफ बिलीवेबिलिटी की जो बैटल होती है ना, विनर वो है जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, नहीं वो नहीं है जिसका लॉजिक अच्छा है। बॉडी पहले बात करती है, शब्द बाद में आते हैं। पहले फिजियोलॉजी होती है, बाद में साइकोलॉजी होती है। पहले मोशन होता है, बाद में इमोशन होता है। पहले एक्शन होता है, बाद में परसेप्शन होता है। तो और देखो जाने मैं कंटेंट के लिए जाना चाहता हूं, कंटेंट से जवाब दूंगा। दे रहा हूं पोजेस ऑफ पॉजेस इन पर्सनालिटी। पोज का मतलब क्या है? आप किस पोज में खड़े हैं, किस पोज में बोल रहे हैं। पॉज का मतलब क्या है? कहां ठहराव और गैप दे रहे हैं। वो है आपका व्यक्तित्व, वो आपकी पर्सनालिटी। जितने अच्छे पॉलिटिशियन आपने देखे होंगे, जितने अच्छे स्पीकर आपने देखे होंगे, उनको पॉज देना आता है। उनको पॉज पता है कि पॉज कहां देना है। पॉज मतलब आप किस पोज में बात कर रहे हो, और पॉज मतलब कहां गैप दे रहे हो। एक पिक्चर में ना शशि कपूर अमिताभ बच्चन थे, कौन थे मुझे याद नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा डायलॉग था वो। दीवार पिक्चर याद आ गई मेरे को। आज मेरे पास पैसा है, मेरे पास बंगला है, और मेरे पास गाड़ी है, और मेरे पास नौकर है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, और तेरे पास क्या है? पॉज आ गया, मेरे पास माँ है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। वो एक पॉज में बाकी आइटम सारी खा गया, बाकी सब फीका पड़ गया। इसको बोलते हैं पोजेस ऑफ पॉजेस इन पर्सनालिटी। भाई साहब, पंच में पावर ना हो ना तो पंचर हो जाता है। आपको पंच कैसे देना है? किसी भी मीटिंग डिस्कशन में जब भी आप कभी बात कर रहे हो तो आपको अटेंशन देना पड़ेगा कि कहां पे आपको सॉफ्ट होना है, कहां पे आपको स्ट्रांग होना है। सॉफ्ट होने का मतलब है अगर आप धीमा बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है कोई सीक्रेट बता रहे हो, और अगर आप जोर से बात कर रहे हो तो लगता है स्ट्रांग इमोशन बता रहे हो। दोनों का फायदा होता है, दोनों का फायदा है। धीमा कोई बात को बड़ा सॉफ्टली बोलते हो ना, ऐसा करके लगता है अरे कोई बड़ी सीक्रेट वाली बात होने वाली है, और किसी बात को ऐसा एनर्जी के साथ बोलते हो तो लगता है बड़ा स्ट्रांग इमोशन है यार। तो आप कभी कभी उनको ये भी बता सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं भाई, ध्यान से सुनना। एकदम अटेंशन आ जाएगा, ये एकदम अटेंशन आ जाएगा। ये क्या, ये पॉजेस है। ये बड़ी प्रेशियस चीज है कि आपको अगर पॉज समझ में आ जाए। इमेजिन अगर आप कॉम्प्लेक्स बात को एक्सप्लेन कर रहे हो लेकिन टक 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 करते जा रहे हो और राइट पॉज आया ही नहीं, समझ में नहीं आया किसी को। कभी कभी ना हमको टाइम देना पड़ता है बीच में। हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट, अप्लाई। इंफॉर्मेशन से फ्लड करो आदमी को, लेकिन कब पॉज देना है उससे इंटरेस्ट बना रहता है। तो पीरियोडिकली आपको पॉज करना आना चाहिए, रेलेवेंट जगह पे। बात बेशक कम हो पर हर बात में दम हो। प्रैक्टिस द पॉज एंड गेट द अप्लॉज। आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के अंदर वो पॉज देते हैं ताकि लोग ताली बजा सके। ध्यान देना इस बात पे, जैसे ही वो पॉज देंगे ताली बजेगा। हम विश्व में नंबर 1 पर है। ऐसा नहीं मैं कि मैं मोदी का फॉलोअर हूं, बीजेपी कांग्रेस, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। केवल एक लीडर की एक क्वालिटी बता रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी सही समय पे पॉज देते थे, खुद तालियां बजती। हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी। मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। सही समय पे चुप रहना एक स्पीकर की बहुत बड़ी कला होती है। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी सिखा रहा हूं आपको। कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क ऑन इट। तो ये मैनुअल को लेकर के इन नोट्स को जिंदगी भर इस्तेमाल करना। अगर अपनी स्पीच में पॉज रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉज इतना भी लंबा ना हो कि जब तक पॉज खत्म हो दो चार सुनने वाली मीटिंग से वहीं से लंबे होकर निकल लिए। तो पॉज पता होना चाहिए कितना लंबा होना, कितना नहीं होना। और या आप भी बीच में हल्का सा पॉज लेकर के इसको पॉज का बटन दबा दो वीडियो का, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। किसको शेयर करना? 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कि ताकि बेस्ट। यानी समझ क्यों नहीं रहा बात को? कब से समझा रहा हूं, उसको बात क्यों नहीं समझ में आ रही? इसके लिए यूज कर सकते हो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस कॉम्प्लिकेशन का सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। फॉलो रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 जो है ना, जब आप बोलो इसमें 3 बातें हैं, एकदम टेंशन आ जाता है। 3 बात, पहली, दूसरी, तीसरी। विद्या बालन का भी डायलॉग था। फिल्म 3 चीजों से बनती है, एंटरटेनमेंट चला जाता है और याद रह जाता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या मतलब हुआ इसका? जैसे ब्लड स्वेट टीयर्स, देखो सुनो समझो, स्टॉप लुक मूव, फील फेल्ट फाउंड, संस्कार विचार व्यवहार, थॉट्स बिहेवियर एक्शन, बिगर बेटर स्ट्रॉन्गर। ऐसे में कुछ भी जो मन में आ रहा बोल रहा हूं, जो भी मन में कुछ आइडिया आ रहे बोल रहा हूं। योर साइड ऑफ द स्टोरी, आजकल बहुत सारी स्टोरी चली मेरे ऊपर, माई साइड ऑफ द स्टोरी एंड द ट्रूथ। कई बार ना आपको ये 3 शब्दों में जब बात को बोलते हो ना, ड्रिंक, डांस एंड डाइन, बात याद आ जाती है। सो जाने मन, करियर हो या कारोबार, सबके सक्सेस मंत्र मिलेंगे। बस ध्यान से सुनने के लिए रहो तैयार, चाहे आपका कारोबार हो। 14वीं स्ट्रैटेजी इज रिजेक्टेड पर्सनालिटी, या इसको ऐसे कह सकते हैं स्क्रिप्टेड पर्सनालिटी इज रिजेक्टेड परपेचुअली। तो आपको ना जब भी किसी से बात करनी हो, केवल स्क्रिप्ट पे नहीं चलना है, अपने एक्सप्रेशंस के साथ अपनी बात को करना है। स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए आपकी, लेकिन एक्सप्रेशन इतनी अंदर घुस चुकी हो स्क्रिप्ट के, बिना स्क्रिप्ट के भी आप स्क्रिप्ट की तरह बात कर सको। रोबोटिक ना साउंड करो, रिहर्स ना साउंड करो। प्रैक्टिस करना अलग चीज है, लेकिन हमेशा स्क्रिप्टेड रहना और रटा हुआ रहना अलग चीज है। आदरणीय बहन मायावती, उनकी स्पीच को इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं रहता क्योंकि अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ के चली जाती हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं मैं उनके खिलाफ हूं, पर क्योंकि वो स्पीच को पढ़ के चली जाती हैं इसलिए उनकी बात याद नहीं रहती है। आपने अगर फॉर इमेजिनेशन दिया, कुछ इमोशन, कुछ सरप्राइज, कुछ होप, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ लव, कुछ एम्पैथी दिया, इसलिए सब कुछ मेमोराइज मत करो। ये नहीं खाली वर्ड बाय वर्ड बोल रहे हो। अगर आप बढ़िया बोल सके तो आप बढ़िया इन्फ्लुएंस करोगे, अगर आपने बढ़िया इन्फ्लुएंस कर दिया तो आपने दुनिया में सब कुछ कर लिया। ये जब आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो तो ये नहीं खाली स्लाइड से पढ़ते रहो, प्रिपेयर रहो, प्रॉपर्ली रिहर्स कर लो, लेकिन ऑफ स्क्रिप्ट जाना सीखो ताकि आप विजुअल हो सको। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है बाई चांस, तो प्रेजेंटेशन को तो लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप भी उसी को पढ़ रहे हो और प्रेजेंटेशन भी सामने चल रही है तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो केवल अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ के चले जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन वो आते हैं, अपना कागज सामने रखते हैं, माइक पे अपना कागज पूरा पढ़ते रहते चले जाते हैं, और ऐसे पॉलिटिशियंस की बात दिमाग में कभी नहीं रहती। वो बड़ा बोरिंग होता है। आपको विजुअल साइन पोस्ट के साथ आप कैसे उतना ज्यादा कंट्रोल में रहोगे, बात ये है।
नहीं, और कभी भी ये मत बोलना करके आज मैं बहुत नर्वस हूं आप सबके सामने बोलने आती, बोलो आज बहुत एक्साइट, लोगों में भी एक्साइटमेंट आ जाती है। हाँ? आप अपने आप आती है। नहीं, और कभी भी ये मत बोलना करके आज मैं बहुत नर्वस हूं आप सबके सामने बोलने आती, बोलो आज बहुत एक्साइटेड हूं, तो लोगों में भी एक्साइटमेंट आ जाती है। हाँ? आप अपने आप से पहले पूछ के जाना कि मैं इसको इंटरेस्टिंग और ईजी कैसे बना दूं। अगर आप अपने सब्जेक्ट के आइंस्टाइन भी हो ना, हाँ? लेकिन अगर लोगों को बात समझ में नहीं आई, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। आपके जानने में अगर कोई भी है जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन उसको घबराहट है उसके मन में, तो ये कम्युनिकेशन स्किल की चीजें को जरूर दिखाना। मैं 15वीं स्ट्रैटेजी पे लेके जा रहा हूं, आपको बार बार याद दिला रहा हूं। पर्सनालिटी कम्युनिकेट्स विद क्लैरिटी। पावरफुल पर्सनालिटी कम्युनिकेट्स विद क्लैरिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल है, क्लैरिटी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लैरिटी, पर्पस होना चाहिए। अपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। लाइफ के मैप का कोई ऐप नहीं है, मुश्किल होता है नेविगेशन, इसलिए चाहिए सही डायरेक्शन। जब भी किसी से कोई बात करनी हो, जब भी मैं कोई कंटेंट बनाता हूं, उसका पहले वेक्टर क्लियर करता हूं कि एक बात आज क्या समझा के जाऊंगा, एक मेन मुद्दा क्या है आपका। क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट। आपको क्लियर वाई, विजन, मिशन पूरा क्लियर करके बातचीत करनी है कम्युनिकेशन में। जितना क्लियर रहोगे कंफ्यूजन कम रहेगी। नहीं तो इधर की बात उधर की बात, अच्छी बात नहीं करते, सही बात करते हैं। और अगर सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा तो उसकी गलती नहीं, आपकी अपनी गलती, क्योंकि आपको समझाना नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। ये करियर किलर है कि आपने जेनरिक स्पीच दी और उठ के आ गए, या केवल अपनी तारीफ करते रह गए, लंबा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया और उठ के आ गए। इसलिए क्लैरिटी इज पावर। कुछ भी करने वाले उसका वेक्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम दिमाग में सोच के जाना है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं भी जब कोई वीडियो बनाता हूं या जब भी मैं कोई सेमिनार लेता हूं, एंड ऑब्जेक्टिव दिमाग के अंदर, वेक्टर, बात समझ में क्या। और आपको भी ये बात समझा देना चाहता हूं कि अटेंडेंस लगाने से कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप असेसमेंट देना चाहते हो तो आपको ऐप पे जाना है। और रेपिटेशन वर्सेस रीआइटरेशन, दोनों में बड़ा फर्क है। एक होता है बात को बार बार रिपीट करना और एक होता है रीआइटरेट करना। रिपीट आप कुछ भी कर सकते हो, रीआइटरेट आप बड़ी फोकस चीज पे करते हो। रेपिटेशन वर्सेस रीआइटरेशन इन कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप अपनी बातों में कोई की पॉइंट को रीआइटरेट कर रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन सेम ही बात सारी रिपीट किए जा रहे हो तो गलत है। जब आप की पॉइंट को रिपीट करते हो, रीआइटरेशन है, और उसको अलग अलग प्रकार से करना है, हमेशा अलग अलग स्टाइल से करना है। ये जैसे ही आपने ओवर रेपिटेशन किया तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए रेपिटेशन एक रेप्यूटेशन। सो कंटेंट को रिपीट नहीं कर सकते आप। सिंगर जो होता है ना, आज भी दलेर में तूने लेकिन आपकी कम्युनिकेशन में आपके कस्टमर के सामने अगर आप सेम ही बात ऐसे ही जाकर के एक ही चीज को चिपका के बार बार बोलते रहो तो नहीं आएगा। इसलिए 30 अलग अलग स्ट्रैटेजी दे रहा हूं आपको मैं। अनएम्प्टेज हुआ तो दिक्कत। आपके पिच, वर्ड्स पर मिनट, आपकी फ्लुएंसी, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपके पॉजेस, आपका एम्फेसिस और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो मेरे भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, सेमिनार देखते हो ना, मैं कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट देता हूं। ये 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको 6 इस करेंगे। ह्यूमरस पर्सनालिटी अट्रैक्ट्स ऑर्गेनिक लॉयल्टी। अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो उसमें थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए, उससे ऑर्गेनिक लॉयल्टी आती है। आपकी पर्सनालिटी को लॉयल्टी मिलती है, लोग आपको याद रखते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं। ह्यूमर का मतलब है आप मुश्किल बात को भी, जहां पे आपने कठोर भी बोलना है, आपने उसका दिल जीत लिया। आपने आधा युद्ध तो पहले ही, आधा बैटल पहले जीत लिया। और अगर ढंग से यूज कर लिया ना अपने ह्यूमर को, है ना, तो डायनामिक हो सकता है, और गलत तरीके से यूज किया तो डैमेजिंग हो सकता है। अगर आपको मजाक भी उड़ाना तो अपना खुद का मजाक उड़ाओ। ह्यूमर होना चाहिए, ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए सामने वाले का। ये धर्म पे, कास्ट पे, रंग पे, वल्गैरिटी पे, जेंडर पे, इन सब पे नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा बच के रहना है। अगर ह्यूमर रहा, हल्का सा मजाक कर सकते हैं ना, अगर आप फिट कर दो ह्यूमर स्पीच को अपनी कन्वर्सेशनल स्टोरी टेलिंग तरीके में, तो बहुत अच्छा चल जाएगा। जैसे गोलगप्पे में मिला देते हैं चटनी, वैसे ही थोड़ा हंसी मजाक करके बना डालो, थोड़ा फनी बदल जाएगा स्वाद, लोगों को बात रहेगी आपकी एकदम याद। तो सच को भी आप बोलते वक्त, जो कड़वा सच है उसको भी अगर चुटकुले में सुना दोगे तो काम चल जाएगा। भगवान भी कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत। सत्य को प्रिय तरीके से बोल दो, प्रिय तरीके से, मुस्कुराहट के साथ, हंसते हुए। कोई रिस्पॉन्सिबल स्टैंड अप कॉमेडियन भी होगा ना, तरीका ये वो कई बार अपना ही मजाक उड़ा रहा होता है। अपना मजाक चुटकुला मैंने कहीं सुना था कि सोनू जो था वो स्कूल बोला, एक गधा क्यों लेके आए हो? सुन, मैंने बड़े से बड़े गधों को इंसान बनाया है, आज इसका भी भला हो जाएगा। अब आपने एक हल्का सा जोक बना दिया, चल जाएगा। ह्यूमैनिटी इजी होता है कनेक्ट करना लोगों से। आपकी ऑडियंस आपसे पार्टिसिपेट करने लग जाती है, और अगर कोई डिसएग्री भी कर रहा हो तो बेचारा ह्यूमर में वो भी एग्री कर जाता है, और रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, लोग मोटिवेटेड रहते हैं। मैंने मारवाड़ी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। मारवाड़ियों के वीडियो में मैंने इतने सारे जोक सुना, लोगों को बढ़ता बोला आपका मारवाड़ी वाला वीडियो बड़ा पसंद आया। जो है बच्चों को बोला तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते, तो स्टूडेंट कहता जाती है, पहला डर से और दूसरा शौक से। बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते हम किसी के बाप से नहीं। अभी क्या है, वो ऐसे लाइट से बीच में कन्वर्सेशन कर दो, लेकिन आगे चल के निकल जाए। टीचर कहता है इंसान आए, और स्टूडेंट कहता है जी एग्जाम के वक्त तो आप ना तो खुद इंसान बनते हो ना दूसरों को इंसान बनने देते हो। एंगेज करना लोगों को टफ जॉब है, लेकिन आराम से बड़े प्यार। एक बार कहा था कि स्टूडेंट उनकी बात ध्यान से सुने, डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए बीच बीच में वो जोर से कभी सेक्स, कभी लड़की, कभी प्यार, कभी रोमांस ऐसे शब्द बोल देते हैं, और स्टूडेंट्स का माइंड फट से वापस अट्रैक्शन लगाता जाते हैं। अब उसको चॉइस यहाँ पे एक होता है राइट ब्रेन, एक होता है लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन जो होता है इमोशन, फीलिंग, कम्युनिकेशन, टुगेदरनेस, एम्पैथी। लेफ्ट ब्रेन होता है डेटा, फैक्ट, नंबर, फिगर। राइट ब्रेन के बारे में तो बहुत बताया, अब मैं आपको लेफ्ट ब्रेन के बारे में बता रहा हूं। कुछ अगर अनयूजुअल, यूजफुल, लॉजिकल इंफॉर्मेशन दे सको, वो भी बड़ा काम आता है। उससे ना आदमी का लॉजिकल माइंडसेट कन्विंस होता है, इमोशन से याद रह जाता है, लॉजिक से कन्विक्शन आता है। कन्विंस करने के लिए लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन, अगर आपने राइट फैक्ट और फिगर यूज किया तो उससे ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी आता है। याददाश्त के लिए राइट ब्रेन यानी कि लिए इमोशन, लेकिन ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी के लिए लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का मतलब क्या है, डेटा दो, फैक्ट दो, नंबर दो, फिगर दो। जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, पर्सनालिटी बड़ी मजबूत हो जाएगी, लोग मानने लगेंगे आपको, लोगों का इंटरेस्ट भी रहेगा आपके साथ में। और जब आप फैक्ट फिगर देते हो ना अपने क्लेम्स, और वो अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हो, बहुत मजा आता है। ये आपको जो स्ट्रैटेजी इकट्ठी करके कंडेंस दे रहा हूं ना, ये ढूंढने में आपको सालों लग जाएंगे, नॉलेज का खजाना। इसलिए जाने ABCD ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो 3 प्रकार की स्पीच होती है, एक जो आपने तैयार करी, दूसरी जो आपने दी, तीसरी जो एक्चुअली आप देना चाहते थे। एक जो तैयार करी, दूसरी जो दी, तीसरी ये जो आप देना चाहते थे पर दे नहीं पाए। वहां तक पहुंचने के लिए आपको ABCD अप्रोच को यूज करना पड़ेगा। ABCD अप्रोच का मतलब है प्रिपरेशन कैसे करोगे आप। किसी से मिलने जा रहे हो,
उसके लिंक्डइन प्रोफाइल को पढ़ के जाओ, उसके ब्लॉग्स को, उसके फेसबुक को, उसके ट्विटर को पढ़ के जाओ, उसकी वेबसाइट को पढ़ के जाओ, उसके न्यूज आर्टिकल्स पढ़ के जाओ, कैसे मिलने जा रहे हो, कहीं किसी ऑडियंस से बात करने जा रहे हो, पहले एनालाइज करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, फिर क्रिएट करो, तब अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी स्पीच को डिलीवर करो और बाद में इवैल्यूएट करो। एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर, इवैल्यूएट, इसको बोलते हैं ABCDE अप्रोच, यानी कि प्रिपरेशन के साथ जाना। 2016, 17, 18 के दिन की बात आपको बताता हूं। मैं उन दिनों मैं महीने में 50 सेमिनार किया करता था। हाँ, एक दिन में 2-2, 3-3 फ्लाइट लिया करता था, बहुत सेमिनार करता था। लेकिन हर सेमिनार से पहले मैं सामने वाले पार्टिसिपेंट को एनालाइज करता था, उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करता था, उसकी क्या एज है, लोकेशन है, रोल्स क्या है, गोल्स क्या है, इनकम क्या है, जेंडर क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रोग्राम से क्या चाहता है, पार्टिसिपेंट क्या चाहता है, उनको क्या आता है, उनको क्या भाता है, वो बाजार उनके बारे में क्या चाहता है, कंपनी उनसे क्या करवाना चाहता है, वो सब कुछ पहले मैं जानता था, उसकी सारी तैयारी करता था। इसको बोलते हैं एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट। तो मिल करके कंटेंट क्रिएट करता था उनके लीडर्स के साथ में, कंपनी के सीईओ के साथ में, क्या डिलीवर करेंगे, और डिलीवर करने के बाद इवैल्यूएट करता था। इसको बोलता हूं मैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। जब मैं गया हूं पूरी तैयारी से, मेरे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट आते हैं, उनका नाइस एनालिसिस करता हूं, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, वो क्या चाहते हैं मेरे लीडरशिप फनल से। देखो आधी अधूरी नहीं, पूरी रखो जानकारी, बिना रिसर्च के बोलना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा भारी। तुम क्लाइंट सेंटर्ड, कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच, एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर, इवैल्यूएट, कस्टमर सेंटर्ड। जितनी ग्रेट प्रेजेंटेशंस हैं वो टेलर्ड होती हैं, जितना ग्रेट पर्सनालिटीज हैं वो टेलर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, जैसी बात नहीं करते हैं। वो बहुत समय लगा करके जाते हैं, मेरी ऑडियंस कौन है, उनके बर्निंग इश्यूज क्या है, लिसनर क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। मारुति के अंदर क्यों मारुति ने मेरे को बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड दिया 2013 में, क्योंकि वहां वर्कर्स की, सुपरवाइजर्स की और मैनेजमेंट के जो झगड़े थे, बहुत एनालाइज और ब्रेनिएट किया और डिलीवर किया और इवैल्यूएट करके क्या देखा, इवैल्यूएट करके पता चला कि मारुति ने बोला कि देश में सैकड़ों ट्रेनर्स हमारे पास आए लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा से बढ़िया ट्रेनर कोई नहीं। क्यों? तभी मुझे अगली बार वोट मिलेगा। मैंने तुम्हें तनख्वाह दे रहे मैं एनालाइज, अब कंटेंट को क्रिएट, डिलीवर और इवैल्यूएशन पे क्या निकल के आया, कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया। मुंह से बोलना या उसके अंदर जागृत करना, मोमेंट बल तरफ से बात होनी चाहिए। इंटरैक्टिव इकोसिस्टम आप कैसे क्रिएट करते हो ताकि सामने वाला पार्टिसिपेट कर सके। जब आप वन वे मशीन होते हो इन्फॉर्मेशन देने की, कोई पसंद नहीं करता आपको। डिक्टेट नहीं, डिस्कस करो, डिक्टेट नहीं, डिस्कस करो। क्योंकि अडल्ट्स जो होते हैं ना, अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल होता है एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी, इसको इजी कर देता हूं, ये सब हार्वर्ड, वॉटसन, स्टैनफोर्ड की बातें हैं। एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी, वो बच्चे जो होते हैं स्कूल में, टीचर उनको पढ़ाते रहे हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं। लेकिन जैसे आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो वो बहुत देर सुनेगा नहीं, उसको पार्टिसिपेशन चाहिए, उसको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उसको इंटरेस्ट जनरेट करके रखना है। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट, यू मस्ट लेट देम रिफ्लेक्ट। तो बीच बीच में ऐसे सवाल पूछो। स्पीकिंग वर्सेज एंगेजिंग। मीडियोकर जो आदमी खाली बोलता रहेगा अपने कम्युनिकेशन स्किल में, मैं तो खाली आपको सिखा रहा हूं इसलिए मुझे बोलना है, यहाँ टू वे नहीं हो सकता। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको टू वे करना, गुण करेगा। लेकिन एक्सीलेंट स्पीकर डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो जितना रेलेवेंसी और गोल ओरिएंटेड होगा, प्रैक्टिस द प्रैक्टिकल। क्या कहते हैं कि अगर मुझे बताओगे तो भूल जाऊंगा, अगर मुझे दिखाओगे तो याद रखूंगा, लेकिन अगर मुझे इन्वॉल्व कर लोगे तो जिंदगी में उतार लूंगा। सो अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल का मतलब है व्हाट इज इन इट फॉर मी, विफम, WIIIFM, व्हाट इज इन इट फॉर मी। जितना अच्छा वो करोगे ना, व्हाट इज इन इट फॉर मी, उतना ज्यादा चलेगा। जितना ज्यादा उसको आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने भी ऐसी प्रैक्टिस किया, हजारों बिजनेसमैन से मिला हूं, उनकी सारी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को आज तक मैं समझ चुका। मतलब इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, इसलिए जब भी मुझसे कोई लाइव लीडरशिप में एक भी सवाल पूछता है ना, पहले ही उनको कमेंट करता हूं कि तुम्हारे सवाल का जवाब दे पाए जिंदगी में दोबारा स्टेज पर नहीं खड़ा हो पाऊंगा। बिजनेस कोच हूं, उसके लिए जाना जाता हूं, खड़े होकर के स्टेज पे हर सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि मैं रेलेवेंसी, व्हाट इज इन इट फॉर मी पहचान पाता हूं। इसलिए जो मेरे फ्रेमवर्क्स हैं, जो मेरे लीडरशिप के फ्रेमवर्क्स हैं, उसको मैंने अब बिल्कुल सबसे, ये बहुत फेमस हो गया, ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। इमोशनल क्वेश्चन क्या? इमोशन क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। जब आप बढ़िया कम्युनिकेशन करना चाहते हो ना, तो कुछ सवाल पूछना आना चाहिए। सवाल पूछना आना चाहिए लोगों को। अगर एंगेज करना है तो सवाल पूछना आना चाहिए। याद रखता, जो बोल रहा होता है लीडर वो होता है जो पूछ रहा होता है। सुनो फिर से, लीड वो नहीं कर रहा जो बोल रहा है, लीड वो कर रहा है जो पूछ रहा है। जिस दिन आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछा जिसका आंसर हो खाली यस या नो, ऐसा सवाल पूछो जिससे वो जब बात कर रहा हो तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो और जो आपके प्रोडक्ट से मैच करती हो। लेकिन इसके लिए आप तुक्के से नहीं होगा। प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस। किसी भी मीटिंग में जाने से पहले, किसी भी कम्युनिकेशन से पहले, किसी भी सेमिनार में जाने से पहले, कहीं पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले, अपने परिवार में भी बच्चों को भी समझाने से पहले, अपने बॉस से भी मिलने से पहले, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रिपेयर करके जाओ। और क्योंकि ऑन द स्पॉट नहीं कर पाओगे आप अगर आपने सवाल पूछा तो वो ऑन द टास्क रहेगा, ऑन द टोज रहेगा, कंसंट्रेशन उसका बना रहेगा और आपकी डिस्कशन उसके लिए मेमोरेबल हो जाएगी। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन, नॉट टू टीच और टेल पीपल व्हाट यू नो। कम्युनिकेशन का पर्पस कम्युनिकेशन होता है, बोलना नहीं होता है। और अगर आपको सही सवाल अगर आपने पूछ लिया, सीख गया आप। देखो, अगर मान लो आपने सवाल पूछा, वो जवाब नहीं भी दे पा रहा, तो आपको सवाल को रिफ्रेश करना आना चाहिए ताकि फिर वो सोचे। जितना सोच के वो जवाब देगा उतना आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। याद रखिएगा आपको भाई, हाँ, आपको जो आंसर मिलेगा वो उस पर निर्भर करता है कि आप सवाल क्या पूछ रहे हो। जितना बढ़िया सवाल पूछोगे उतना बढ़िया आंसर मिलेगा। और ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह समर के मन में सवाल जगाओ और आप उसका खुद से जवाब बन जाओ। इसलिए पहले से ही कुछ एंटिसिपेट करके चलो, बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया आंसर, हर कम्युनिकेशन का रूल है ये। अब और जब आंसर दे रहा हो थोड़ा सा पॉज दो, नॉड करो, एक्नॉलेज करो, सुनो उसको। वो कुछ पूछ रहा हो उस क्वेश्चन को रिपीट करो, बातचीत करो। एक अच्छे स्पीकर जो होता है ना, या एक अच्छा कम्युनिकेटर है, उसका टेस्ट ये नहीं कि वो कितने सारे सवाल पूछ सकता है। उसका टेस्ट ये है कि वो कौन सा सवाल पूछे जिससे सामने वाले की बत्ती जागृत हो जाए, सामने वाले के दिल में बल्ब जागृत हो जाए और उसको अचानक एक रोशनी दिख जाए, यार क्या बढ़िया बात पूछ ली। सवाल पूछना एक कला है। क्वेश्चंस आर द आंसर, इसके ऊपर किताब भी लिखी गई है। कम्युनिकेशन के टाइम पे प्रिपेयर्ड होना अपने क्वेश्चन को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, सामने वाले लोग बहुत तेज होते हैं। आजकल के तो बच्चे भी बहुत तेज हैं। एक बार माँ ने बच्चों से पूछा है, अपने बच्चे से पूछा, बताओ हमारे पास कितनी किडनी है? तो बच्चे ने बोला 4। पापा साथ में बैठे थे, दोबारा सोच के बताओ, तो बच्चा बोला 2। मां बोली पहले गलत आंसर, क्योंकि आपने पूछा था हमारे पास कितनी किडनी है, तो 2 आपके पास है, 2 मेरे पास है। तो देखिए क्या है, लोग भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। क्लास में, स्कूल के अंदर
हमारे हिस्ट्री के टीचर कुछ चैप्टर पढ़ाया, पढ़ाने के बाद पूछा कि सन 1809 में क्या हुआ था। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, मैं तो बोला 1809 में अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। उसने बोला चलो ठीक है। 1819 में क्या हुआ था? तो बोला अब्राहम लिंकन 1819 में 10 साल का हो गया था। तो क्या है क्वेश्चन पूछते वक्त, ये तो खैर मैंने एक ऐसे ही बीच में सोल्यूशन ओरिएंटेड, चला ऐसी होनी चाहिए। इसका गोल्डन स्टेटमेंट लिख लो, आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर सोल्यूशन ओरिएंटेड। सोल्यूशन एक होता है आस्क क्वेश्चन व्हिच आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ऐसा सवाल पूछो जिससे दिमाग में सामने वाले के प्रॉब्लम आ जाए। क्या चक्कर है, तू काम क्यों नहीं कर पाता? ये आस्क क्वेश्चन व्हिच इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तू काम क्यों नहीं कर पाता? मैं काम क्यों नहीं कर पाता, मैं काम क्यों नहीं कर पाता। आस्क क्वेश्चन व्हिच इज सोल्यूशन ओरिएंटेड। ऐसा क्या किया जाए कि तेरा काम बहुत बेहतर हो जाए? ये हो गया आस्क क्वेश्चन व्हिच इज सोल्यूशन ओरिएंटेड। दो तरह के सवाल होते हैं। तू जब देखो गलती करता रहता है, क्यों तू इतनी गलती करता है? आस्क क्वेश्चन व्हिच इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तू हमेशा गलती करता रहता है, क्यों गलती करता रहता है? आस्क क्वेश्चन व्हिच इज सोल्यूशन ओरिएंटेड। ऐसा क्या करें कि ये गलतियां खत्म हो जाए? भाई सुझाव देना जरा मुझे। हाँ देता हूं सर, सुझाव देता हूं। ये अगर आपको आ गया ना, ये कला आ गई, ये वाली पर्सनालिटी आ गई, तो गेम चेंज हो जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएंगे। बहरहाल 22वीं स्ट्रेटजी पे चलते हैं, 30 दे रहा हूं आपको। इफ यू आर नेमिंग हिज नेम ही विल रिमेंबर योर नेम। इफ यू आर नेमिंग हिज नेम ही विल रिमेंबर योर नेम। मतलब क्या है, अगर सामने वाले के नाम को बड़े प्यार से नाम लेकर के पुकारोगे तो वो आपका नाम याद रखेगा। बिकॉज क्या 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 कहते हैं, हमेशा बोलते हैं माय नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी। अगर कोई मेरा नाम पुकारता है, याद है मैंने एक बार वीडियो में बोला था कि 2 राशन की दुकान और सामने गुप्ता जी निकल रहे थे। पहले वाले ने आवाज मारी, अरे गुप्ता जी आइए आइए। और गुप्ता जी उसी के आते क्यों आते हैं? क्योंकि गुप्ता जी ने वैसे ही अंडे दूध ब्रेड खरीदने थे, इससे भी ले सकते थे, उससे भी ले, लेकिन वो गुप्ता जी आइए आइए, गुप्ता जी आइए आइए, वो दिमाग में रह गया। तो क्या स्ट्रेटजी क्या है? कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है, इफ यू आर नेमिंग हिज नेम ही विल रिमेंबर योर नेम। वो आप ही की दुकान को याद रखेगा, वो आप ही को याद रखेगा। किसी लोगों का नाम याद रखो, उनके नाम से उनको पुकारो, बड़े प्यार से उनका नाम लो, मिठास से उनके नाम का अर्थ समझाओ। मेरे यहाँ जो कुक है नारायण, जब वो आया था ना, तो मैंने नारायण के बारे में उनको बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, और नारायण की इतनी सुंदर कहानी सुनाई। नारायण से उसी दिन उसको इतना प्यार हो गया मेरे से, आज इतने साल हो गए मेरे साथ खाना बनाता है कि छोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि नारायण को हमने इतने प्यार से बुलाते हैं नारायण, और वो उसको लगता है जैसे सर इतना प्यार करते हैं। देखो पार्टिसिपेंट का, किसी का, प्रॉस्पेक्ट का नाम उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट करता है और कन्वे करता है कि आप उसकी केयर कर रहे हो। So if you're naming his name, he will remember your name. वो आपके साथ अलग प्रकार का कनेक्शन रखेगा। तेज चलता हूं थोड़ा, 30 स्ट्रैटेजी बाद में बोनस भी दूंगा आपको। तो 23वीं स्ट्रैटेजी है सीक्रेट ऑफ कम्युनिकेशन। टेकिंग परमिशन विल अट्रैक्ट सबमिशन। टेकिंग परमिशन विल अट्रैक्ट सबमिशन। जब भी किसी से बात करनी हो, बाय इन लेना सीखो, परमिशन लेना सीखो। कम्युनिकेशन में जब आप परमिशन लेते हो, आप सामने वाले से परमिशन लेते हो, वो आपको सबमिशन दे देता है, वो पसंद करता है। जब भी आप, मैं आपको ना इसका तरीका समझाता हूं, बड़ा स्मार्ट तरीका है। किसी भी मीटिंग से पहले मान लो आपको कुछ भी बेचना है, सामने वाले को कुछ भी समझाना है, तो आप उससे कोई डिफिकल्ट वर्ड बोलो और उससे पूछो आप इसके बारे में कितना जानते हैं। अगर वो डिफिकल्ट वर्ड है तो आप पूछो 1 में से 10 रेटिंग देते हैं, तो आप कितना जानते हो? बोले सर इसके बारे में तो ये 10 में से मैं 2% जानता हूं, या 10 में से 20%, मतलब 100 में से 20% जानता हूं, 100 में से 30% जानता हूं, मैं इसके बारे में ज्यादा जानता हूं, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड था। तब आप उसे बोल सकते हो तो क्या मैं आपको इसके बारे में कोई टिप्स दे सकता हूं? जैसे ही परमिशन लिया, बाय इन आ गया, एकदम बाय इन आ गया। समझ में आ रही मेरी बात आपको? आपने कोई डिफिकल्ट जार्गन इस्तेमाल किया, कोई ऐसा डिफिकल्ट जार्गन इस्तेमाल कर दिया, और आपने उस डिफिकल्ट जार्गन के लिए आपने पूछा उससे कि आपका इसके विषय में कितना एक्सपीरियंस है। वो बोलता है 100 में से 25% तो समझता हूं मैं, बाकी मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं। तब आप उससे पूछो तो मैं क्या आपको इसके बारे में और बताऊं? एकदम बाय इन आ गया, रेडी हो गया फटाफट से। अब आप देखो वो रिसेप्टिव होगा, वो सुन रहा होगा, क्योंकि अब आप उसको गैप मिल गया, आपने उसका गैप आइडेंटिफाई कर लिया। तो कम्युनिकेशन में गैप एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा गैप एनालिसिस कर लिया, उतनी तेज वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आपके जानने वाले जितने भी भैया हैं, दीदी है, पड़ोसी है, खुद है, भाई लोग, आपको फिर से याद दिला रहा हूं, जरूर जरूर इसको, इन सारी फ्री वीडियोस को पहुंचा दो। जब ये 10 MB खत्म हो जाएगा, वीडियो चले जाएंगे, तो लोगों से मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। किसी को भी लोगों के बीच में बोलने का डर लगता है, किसी को तकलीफ होती है। 24th पॉइंट, कम्युनिकेशन विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर बाई चांस आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है, पीपीटी देनी पड़ रही है, उस पर कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, तो विजुअल एड का बड़ा रोल होता है। क्योंकि लोग जो देखते हैं ना, उनको दिखी हुई चीज, विजुअल चीज ज्यादा, पिक्चर ज्यादा याद रह जाती है, वो समराइज कर पाती है इंफॉर्मेशन को। तो पीपीटी बनानी भी एक कला है। पीपीटी से आप चीजों को बहुत इजी कर सकते हो। कैसे? मैं कोई डेडली सिन बताता हूं, टेक्स्ट हेवी स्लाइड कर दोगे, कोई नहीं देखेगा, या डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड डाल दोगे, पुअर कलर कॉम्बिनेशन रखोगे, डार्क पे डार्क डालोगे, कोई नहीं देखेगा। आप शो देम पिक्चर्स, मोर पिक्टोरियल, हाई क्वालिटी पिक्चर्स, ग्राफ्स। जितने हाई क्वालिटी पिक्चर्स और ग्राफ डालोगे टेक्स्ट की जगह, उतना चलेगा। अपनी स्लाइड्स में से पढ़ो मत, सिंप्लीफाई कर दो अपने वर्ड्स को। उसका एक रूल होता है, जितने कम वर्ड्स रखोगे, जितनी रीडेबिलिटी इजी रखोगे, इजी फ्रेज रखोगे, एसेंशियल इंफॉर्मेशन रखोगे, कंट्रास्टिंग कलर डालोगे टेक्स्ट और बैकग्राउंड में, उतना अच्छा रहेगा। जितनी क्वालिटी इमेजेस के साथ चल सकते हो, भाई विदाउट बैकग्राउंड नहीं जाना है आपको। और कई बार क्या होता है, अपने हेडिंग और सब पॉइंट पे फॉन्ट्स का भी ध्यान रखना। हेडिंग का फॉन्ट बड़ा होता है, सब पॉइंट का फॉन्ट छोटा होता है। कैप्शन का फॉन्ट अलग होता है, हेडिंग का फॉन्ट अलग होता है। और नंबर ऑफ स्लाइड्स को हमेशा लिमिटेड रखो। एक रूल समझा देता हूं उसको इजी करके, 5x5 रूल। सब छोड़ के याद रखना, 5x5 रूल। 5 से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए, 5 लाइन होनी चाहिए, और उन हर लाइन के अंदर 5 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। बस इजी हो गया। ये पीपीटी का रूल है, 5x5। कभी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं, 5x5 याद रखना। 5 से ज्यादा लाइनें मत लिखना, टेक्स्ट हेवी हो जाएगा। और हर लाइन में 5 से ज्यादा शब्द ना हो, 5 से ज्यादा शब्द हो गए तो टेक्स्ट हेवी हो जाएगा। तो अपने पॉइंटर्स में सोचो, पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में लिखो और विजुअल रखो। स्पीच आपकी बहुत इफेक्टिव होगी और क्लियर स्ट्रक्चर में रहेगी। और सुनो भाई लोगों, ये चीजें भूल जाओगे। अब प्लीज आपको फिर याद दिला रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत करके खुद से टाइप करके आपके लिए कम्युनिकेशन थ्रू एंगेजमेंट। एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर। जितनी करिश्मेटिक पर्सनालिटीज होती है ना, हमारे भी बोर्डरूम में एक व्यक्ति, हमारा लीडर है हमारे यहाँ पे कंपनी में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो लोगों को बड़ा एंगेज करके रखते हैं हर मीटिंग में कम्युनिकेशन के अंदर। अगर आपने कपिल शर्मा शो या दिवंगत श्री राजू श्रीवास्तव जी उनको भी देखा हो ना, वो भी जब स्टेज पे आते राजू श्रीवास्तव जी, और कोई आदमी उठ के जा रहा होता है और बीच में शो के निकल रहा होता है, तो मुस्कुराहट के कहते हैं, क्या भैया बहुत जोर की लगी है, क्या एंगेज कर दिया, लोग हंस पड़े। ऑडियंस को एंगेज करना। कपिल शर्मा शो में मैंने चीज देखी कि मैं खुद अटेंड करने गया हूं कपिल शर्मा शो, आपने मेरे को देखा होगा वहां पे, वो लोगों से उनकी कहानियां पूछते हैं, तो उस करने से लोग खुद को शो का अपना पार्ट समझने लग जाते हैं। जो टीवी पे देख रहा है वो भी शो का अपना पार्ट समझने लग जाता है। तो हमेशा ना एक रूल रखो, 3 मिनट रूल ऑफ नजिंग। कभी भी 3 मिनट से ज्यादा लगातार मत बोलना, नहीं तो सामने वाले के ना अटेंशन स्पैन ड्रॉप हो जाता है।
अपने लिसनर को 3 मिनट से ज्यादा मत छोड़ना कि 3 मिनट तक कंटिन्यूस आप बोलते रहे, तो वो बहुत बड़ा करियर किलर है आपके लिए। कुछ ना कुछ उससे ऐसी एंगेजमेंट, ऐसी एक्टिविटी रखो, कुछ बीच में ऐसा इंटरेक्शन रखो। अब मैं भी जब सेमिनार करता हूं, मेरे सेमिनार में आज तक कुछ सोया नहीं होना, कभी सोने दूंगा, क्योंकि मेरे पास काफी सारे नजिंग के रूल्स हैं। कभी हाथ खड़ा करा देना, कभी बाजू वाले से हाथ मिलवा देना, कभी कोई एक्टिविटी करा देना। नंबर 1 फैक्टर है रेलेवेंस, और रेलेवेंस को साथ में रेलेवेंस नहीं होगा तो रिलक्टेंस होगा। तो आप मान लो आप 4-5 लोगों से मीटिंग कर रहे हो, तो कोई क्विज कर लो, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, कोई डिबेट कर लो, कोई फोकस ग्रुप डिस्कशन कर लो, कुछ प्रेजेंटेशन सामने दिखा दो, एंगेज कर दो, कोई रोल प्ले करा दो, कोई एक्टिंग करा दो, कोई केस स्टडी दे दो, कुछ भी करो, लेकिन लोगों को आप इन्वॉल्व करके रखो। जितना बोर्ड मीटिंग में भी आप 1-to-1 भी कर रहे हो, सामने वाले को इन्वॉल्व कर लो। मैंने आपको दोबारा बताता हूं, अगर मुझे बताओगे तो भूल जाऊंगा, दिखाओगे तो याद रखूंगा, इन्वॉल्व कर लोगे तो जीवन में उतार लूंगा। तो मैं भी जब बोलता हूं 5 लोगों से मिलो जोर से, इतना गले मिलकर के उत्साह के साथ, जिन्होंने मेरे इवेंट अटेंड किए उनको पता है, बाउंस बैक इवेंट्स में करता हूं, हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं एक हैंड ऑन योर फेस एक्टिविटी करता हूं, बॉडी उनकी शेक कराता हूं, थिंक पेयर एंड शेयर कराता हूं, ईच वन टीच वन कराता हूं, बहुत सारी एक्टिविटी करता हूं। तो रेलेवेंस लूज नहीं होना चाहिए। अगर रेलेवेंस लूज हो गया तो किसी को याद नहीं रहेगा, एंगेज नहीं किया तो किसी को याद नहीं रहेगा, खाली आप बोलते रहे तो लोगों को कभी याद नहीं रहेगा। आपने देखा बच्चे टीचर पढ़ाते रहते हैं, बच्चे सुनते रहते हैं, नहीं याद रहती चीजें, जो वो टीचरों की बातें याद नहीं रहती जो इन्वॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जिनको मजाक करना आता है, इन्वॉल्व करना आता है, उनकी बातें याद रहती हैं। तो विज्ञान के टीचर ने देखा ये नहीं सुन नहीं रहा ध्यान से, तो उसे पूछ लिया एलोवेरा क्या होता है, तो एलोवेरा जो जूस होता है, एलोवेरा क्या होता है, वो संता सिंह कहता है एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा। जब पंजाबी आदमी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो कहता है एलोवेरा एलोवेरा। तो वीर जी को वीरा क्या कैसे बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है, कुछ डिस्ट्रैक्टेड था। एलोवेरा एलोवेरा। तो वीर जी को वीरा कैसे बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है, कुछ सुन नहीं, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड था। तो एक सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा आपको कंटेंट में। कभी मेरे भी ऑफिस के अंदर हमने पोस्टर्स, इमेजेस, प्रॉप्स, टूल्स, मटेरियल, मीटिंग्स के अंदर अब जब भी जाओ, सेमिनार में जाओ, कहीं भी जाओ, तो ये आपको इन्वॉल्व करके रखना। जितना ज्यादा इन्वॉल्व रखोगे, आपने देखा अच्छे स्पीकर होते हैं वो क्या कहते हैं, रेज योर हैंड इफ यू एग्री। क्यों करते हैं पता है, ताकि लोग आदमी इन्वॉल्व रहे आपके साथ में। रेज योर हैंड इफ यू डन दिस बिफोर। लेकिन अगर इन्वॉल्व नहीं करोगे, आदमी की बात ही समझ नहीं आएगी, वो भूल जाएगा सारी बात। एक टीचर ने क्लास में बच्चों से पूछा दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो पप्पू इधर उधर देख रहा था, टीचर ने लगाया क्या बोला मैंने अभी, टीचर ने सब बच्चों को पता है, वो बोला दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब टीचर को पता है ये सुनने कम्युनिकेटर, कनेक्टर डिटेक्टर इज रियल कम्युनिकेटर। कनेक्टर डिटेक्टर, हाँ मतलब क्या हुआ, ढूंढो ढूंढो कनेक्टर ढूंढो, क्या ढूंढो, कनेक्टर डिटेक्टर, डिटेक्ट करो सामने वाले का कनेक्टर। सुनो एक बात बताओ, एप्पल का मोबाइल हो सैमसंग के चार्जर से चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा ना। सैमसंग का मोबाइल हो एप्पल के चार्जर से चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप 25 रुपए का कनेक्टर बाजार से ले लो, तो सैमसंग के चार्जर से उस कनेक्टर की मदद से आप एप्पल के मोबाइल को चार्ज कर दोगे। ऐसे ही हर आदमी का एक कनेक्टर होता है, और आपको बनना डिटेक्टर। ढूंढो ढूंढो कनेक्टर ढूंढो, सामने वाले का कनेक्टर ढूंढ लिया तब आप बन गए रियल कम्युनिकेटर। कनेक्टर डिटेक्टर इज रियल कम्युनिकेटर, यानी कि रियल लाइफ कनेक्ट करोगे, जितना रेलेवेंट बात करोगे, रियल लाइफ स्टोरी सुनाओगे, देर तक दिमाग कहते हैं ना वो हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये तो हमने सुना है, लेकिन हंसते हंसते रट जाए बसते, किताबों के होते हैं बसते। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शुरू करो, पर्सनल जितना रियल लाइफ कनेक्ट करोगे उतना तेजी से जाओगे। कहानी आगे बढ़ाते हैं 27वीं स्ट्रेटजी, आई कांटेक्ट। पर्सनल कनेक्ट विद आई कांटेक्ट बड़ी काम की चीज है। व्हेन यू लुक देम इन द आई, they are more likely to look back to you। आंखों में जब आप सामने देखते हो ना सामने, तो वो आपको सामने देखेगा। ये आपको सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है आपसे। जितना उनकी आंखों में देखोगे उसका डिस्ट्रैक्शन उतना खत्म हो जाएगा। नर्वसनेस के चक्कर में हो जाते हो रिजेक्ट, अगर बना नहीं सकते किसी से आई कांटेक्ट, हो जाओगे रिजेक्ट अगर नहीं बना पाओगे आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना मैं अपने सेमिनार में भी बनाता हूं और पर्सनल मीटिंग में भी, सामने देखने का इंपैक्ट बिल्कुल अलग ही होता है, एक अलग ही लेवल का इंपैक्ट होता है। और क्योंकि मैं खत्म होने के लिए जा रहा हूं तो आपको याद दिला रहा हूं, असेसमेंट जरूर देना है। अगर आप ऐप पे नहीं देख रहे हो तो ऐप पे डाउनलोड करके आप असेसमेंट दे सकते हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विल एनहांस पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन बोथ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर आपको मैं कम्युनिकेशन सिखा रहा हूं और पर्सनैलिटी सिखा रहा हूं, इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए मैं जरूर इंस्पायर करूंगा, बहुत अमेजिंग आइडिया दूंगा। आज यूट्यूबर बनना या वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना, ये रैपिडली इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और $25 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी 2024 के अंदर अंदर। आज यूट्यूबर बनना, वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना, ये इतना ट्रैक्शन बिल्ड कर रहा है। इस समय 38 मिलियन एक्टिव चैनल्स है, 15 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं और 25,000 चैनल ऐसे हैं जिनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। 9% केवल अभी तक छोटे बिजनेस हैं जो यूट्यूब पे गए हैं। यूट्यूब पे जाइए और फट 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 बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए, वीडियो अच्छा नहीं बना दोबारा डालिए। क्योंकि आज 17 मिनट एक आदमी एवरेज टाइम यूट्यूब पे स्पेंड कर रहा है। 80 भाषाओं के अंदर यूट्यूब चल रहा है। 80% व्यूअरशिप मोबाइल ऐप से आ रही है, मोबाइल से ही चलती जा रही है। 70% लोग अपने एल्गोरिदम से और वीडियो देख रहे हैं। आपकी वीडियो भी आगे आएंगे अगर आपकी इंडस्ट्री के लोग एल्गोरिदम के साथ मैच कर रहे हैं। और यूएस और इंडिया और टॉप 2 कंट्रीज जहां यूट्यूब चल रहा है। मोस्ट प्रेफर्ड चैनल है मिलेनियल्स के लिए। बच्चे भी आज बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, इतने तेज हो गए हैं। मेरे घर में बोले मैं एक मेरी किताब इस पे पोएम सुनाऊं, मैं कहां सुनाऊं, वो ऐसे गाना गाते हुए सुना। छोटी बच्ची, मेरा वीडियो कौन देखा है मुझे इस समय, मुझे क्यों, और इससे मेरा फ्यूचर और मैं कैसे इसको इंप्रूव कर सकता हूं, ये कुछ सच्ची है। और अब मैं कैसे पॉपुलर हो सकता हूं, मुझे बस अब इंटरनेट की तो कोई कमी रही नहीं गई है। कल कभी कमजोर कर कभी ऑफलाइन होना। प्रेजेंटेशन स्किल 1/3 प्रेजेंटेशन, कितना बढ़िया प्रेजेंट करते हो। दूसरा 1/3 कंटेंट, कितना बढ़िया कंटेंट बोलते हो। तीसरा 1/3 पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग, कितनी बढ़िया एडिटिंग करते हो। इसकी प्रैक्टिस करो, आपकी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन। ऑफलाइन जब कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि जब मैं ऑफलाइन रहता हूं और वीडियो नहीं देख रहा होता हूं तो फिर ज्यादा चिंता होती नहीं मुझे। दाल रोटी नौकरी परिवार की चिंता होती है। और ऑनलाइन जाता हूं तब मेरे को बड़ी चिंता होती है, धर्म की, समाज की, राजनीति की, देश की, विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की, है जी। मालदीव जाऊं कि नहीं जाऊं, कहां जाऊं, अभी तो मोदी जी हो के आए यहाँ पे, नई जगह निकल आई है। तो ये आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनैलिटी को पहचाना जाएगा आपकी आइडेंटिटी के कारण। क्या है आपकी आइडेंटिटी? तो जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हो, जब अपनी पर्सनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करते हो, अपना नीश फाइंड करो। आइडेंटिटी क्या है, कौन हो आप, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। अपना नीश डिसाइड करो, आपका कोर एरिया क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप रेसिपीज पे बात करोगे। अगर आपको योगा पसंद है तो योगा को आप टीच करोगे, आसन्स को टीच करोगे। अगर बेस्ट बनना है तो कुछ नया लेकर के आओ, वरना
बन के रह जाओगे गुड या बेटर, आपकी यूनिकनेस बनाएगी आपको ट्रेंड सेटर। सो डोंट क्रिएट वीडियो ऑन एवरीथिंग यू नो, सब कुछ नहीं, डाइवर्स टॉपिक पे नहीं, आइडेंटिटी से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आपके चैनल पे लोग वापस लोग आना शुरू करेंगे जब आपकी आइडेंटिटी पता होगी। मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं बिजनेस कोच हूं, बिजनेस के लिए जाना चाहता हूं। ऑडियंस के लिए बहुत इजी हो जाएगा, कंसिस्टेंटली आपके वीडियो पर क्लियर होगा, और पर्पस का मतलब है सफलता, और पर्पस का मतलब है क्लियर सफलता। अगर दाम आगे रहेगा, अमित भडाना आगे रहेगा, हर्ष बेनीवाल आगे रहेगा, टेक्नोलॉजी में चौधरी, प्रबल शर्मा, अभिषेक भटनागर, ये लोग जाने जाते हैं इसके लिए। फूड रेसिपी में निशा मधुलिका का बहुत नाम है, संजीव कपूर खाना खजाना बहुत नाम है, कनक कथुरिया का बहुत नाम है। ऐसे ही ट्रैवल के अंदर बहुत सारे लोग जो ट्रैवल में बहुत तेज है। ट्रैवल में भी वरुण है, आयुष है, सरवन है, कृतिका है, गेमिंग में भी अजय है, अजय गेमिंग है, अमित है, लोकेश राज है, बहुत सारे गेमर्स हैं। आपकी एक मिस्टर एशिया, अब वो सब चीज मान फिटनेस पे बनाते हैं। रणवीर और तनेजा ने फिट मसल टीवी बहुत बनाया। म्यूजिक एंड डांस में भी जब जो म्यूजिक डांस पे मेलविन लुइस नाचेंगे, है ना, बी फंक है, या विद्या बॉक्स से गाना गाती हैं, वो सनमपुरी गाना गाते हैं, तो आपको अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसी से लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे। बनता हूं ट्रैवल ब्लॉगर में खर्चा कितना है, कितने लंबे समय तक आप ट्रैवल कर सकते हो, 3 साल से 5 साल से जितनी प्रैक्टिस करोगे, वीडियो जितनी सदी का इलिटरेट वो नहीं सकता, बल्कि वो है जो लर्न अनलर्न और रीलर्न नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा हूं डिस्कशन से फायदा नहीं है, एक्शन से फायदा, डिसीजन से फायदा है। स्टार्ट करो, उनकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर के आओ। एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया, एक ही क्लियर फोकस है मेरा, एंटरप्रेन्योरशिप। जितनी जल्दी मैं बिजनेस को हेल्प कर सकूं, पूरा 10 डे एमबीए देखिएगा। मैं कहता हूं रेलेवेंट कम्युनिटी फॉर रेलेवेंट पर्सनालिटी। आपकी जो पर्सनालिटी है वो रेलेवेंट कम्युनिटी के लिए चलेगी। अपना राइट प्लेटफॉर्म यूज करो, हर प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना आपको। अपनी राइट टारगेट ऑडियंस सोचो, समझो कौन सी आपकी राइट, उसका एज क्या है, रिलेशनशिप क्या, प्रोफेशन क्या, इनकम क्या है। रेलेवेंट कम्युनिटी के लिए ही रेलेवेंट पर्सनालिटी को जाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा मेरे लिए ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो लिंक्डइन आपके लिए अच्छा है। कंटेंट वो दो जो ऑडियंस को भाई, प्लेटफॉर्म वैसा हो जिस पे आप आराम से छा जाए, है ना। तो इसलिए ये चीज याद रखो, कई बार आपको अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं पड़ेगा। आप मार्केट पे कर रहे हो तो इंग्लिश में करना है, लोकल मार्केट पे कर रहे हो तो हिंदी में करना है। इसलिए रेलेवेंट मार्केट को पहचानिए, रेलेवेंट मार्केट के साथ काम करिए, और कुछ आपको क्विक टिप्स दे, उसको बड़ा क्लियरली डिसाइड कर लो क्या है। ट्यूटोरियल करना है, आस्क मी एनीथिंग करना है, व्हाइट बोर्ड वीडियो करना है ना, कोई रिव्यू प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, अलग अलग प्रकार के वीडियो हो सकते हैं आपके लिए। कहीं से भी शुरू कर, अनबॉक्सिंग से शुरू कर सकते हो आप, हाउ एक्सप्लेनर वीडियोस कर सकते हो, ट्रैवल वीडियोस कर सकते हो, प्रोडक्ट के डेमो वीडियोस कर सकते हो, परचेज मार्केट में परचेज करने जा रहे हो, बेस्ट एंड वर्स्ट परचेज वीडियोस कर सकते हो, व्लॉग्स बना सकते हो, एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उसे बना सकते हो, प्रैंक, डांस, म्यूजिक, सॉन्ग कर सकते हो। लेकिन इससे आपकी पर्सनालिटी में लोग अच्छे फीडबैक आएंगे, इसमें फायदा आएगा। इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाओ कुछ भी। कब तक वही घिसा पिटा कंटेंट दोगे, हमेशा होगे, या कभी खुद भी जिंदगी में ट्रेंड बनोगे। अपना राइट कंटेंट देखो, कंटेंट 3 प्रकार के होते हैं। यस, वाओ, क्या आपको अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन है, कोई आपने एक्सट्रीम इमोशन जागृत कर दिया है, उसी से बात बनेगी। हमारा काम कंटेंट क्रिएट करना नहीं, हमारा काम दुनिया पे इंपैक्ट क्रिएट करना है। तो बातचीत करना शुरू करें, लोग आपके बारे में बातचीत करना। हमारा काम कंटेंट बनाना नहीं है जो उसको उपभोगी को बदलना है, और उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी रखिएगा। कंसिस्टेंसी से बात बनेगी। 2-4-5 वीडियो बनाएंगे, कोई नहीं आने वाला। मैंने शुरू में 2-4-5-10 वीडियो बनाए तो कोई देखने नहीं आता। आपके इंटरनेट के वर्ल्ड में आपका कंपटीशन खाली अवे है। अच्छे हुक्स के साथ बनाइए, कंपेलिंग वीडियो थंबनेल तैयार करिए, कंट्रास्ट बैकग्राउंड जरूर रखिएगा अपने थंबनेल पे। डार्क के ऊपर डार्क रखोगे नहीं चलेगा, लाइट के ऊपर चाहिए। और देखते रहना आसपास टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस कौन से हैं, उनसे आप ले सकते हो। उनसे आप जो बड़ा भारत छोटा, रणवीर अलाहाबादी, ये सोचो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को देख रहे हो, और बेस्ट फ्रेंड से खुल के बात करो, भूल जाओ। मैं आपके सामने, उसमें आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को देखना चाहिए। ये मान लो कि कैमरा आपका बेस्ट फ्रेंड। तो टाइम भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। मैं किसी डॉक्टर के पास, उद्धार से पहले जरूरी है खुद में सुधार। उधार का धंधा बाद में, पहले सुधार का धंधा। खुद को कैसे पॉलिश करें, खुद को कैसे मार्केट रेडी करें, सेल्फ ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इसी के साथ हमारी 10 दिन की एसोसिएशन का आज एक